जय हिंद। आज हम क्लास 10th का मैथ का फर्स्ट चैप्टर जो कि है वास्तविक संख्या, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर, इस चैप्टर से जितना भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है उस सारा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो मोस्ट भी है सब्जेक्टिव है वो देखेंगे। इसलिए इस वीडियो का हमने नाम दिया है गन शॉट। आप लोग देखे होंगे वन शॉट में क्या होता है, आप लोग सिर्फ रिवीजन करते होंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं करते होंगे। इसलिए मतलब हम वो वन शॉट नहीं देकर हमने दिया है गन शॉट। आपको देखना है गन शॉट में आपको क्या मिलने वाला है। आपको गन शॉट मीन्स सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जितना भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव अभी तक पूछा गया है बिहार बोर्ड में क्लास 10th का, वो सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। कम से कम यहाँ देख रहे होंगे लिखा गया है 50 ऑब्जेक्टिव प्लस मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव। उस सारा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। सबसे पहले हम 50 ऑब्जेक्टिव के बारे में बात कर लेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव की ओर बढ़ेंगे। अगर आप यह वीडियो देख लेते हैं तो उम्मीद आपके एग्जाम में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग जरूर ये शुरू से अंत तक देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कह रहा है। 2 का घात कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इसको क्या करना है, एलसीएम ले लेना है 64 का। चलिए 64 का एलसीएम लीजिएगा तो आपको कितना आएगा, पहले 2 दाम लगाइएगा, कितना आएगा 32 गुना 64, फिर 2 से लगाइएगा 2 16 गुना 32, फिर 2 से लगाइएगा 2 का, फिर 2 से लगाएगा 8 दूनी 16, फिर 2 से लगाइएगा कितना आएगा 4 आएगा, कितना आएगा 4, फिर 2 से लगाइएगा 2 दूना 4। देखिए 2 का घात आप इसको या ऐसे हम लिख सकते 64 बराबर कितना लिखना है 1 2 3 4 5 6, 2 कितना दा है 6। तो इसका मतलब हम 2 पे पावर कितना लिख सकते हैं, 2 पे पावर 6 लिख सकते हैं। इसलिए 2 का घात कितना हो गया 6 हो गया। तो ऑप्शन देखिए 2 के घात ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है, ऑप्शन नंबर बी में है 6। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसी में कह रहा है 2 का घात कितना है, तो 2 का घात कितना आया, अभी आपको दिखाए 6 आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, सिर्फ क्या है नंबर यहाँ पे बदला हुआ है। कह रहा है 234 का अभाज्य गुणनखंड। आप लोग जानते हैं अभाज्य गुणनखंड कैसे किया जाता है, और अभाज्य गुणनखंड कर वो 3 का घात निकालना है। सबसे पहले 234 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 234 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो आपको पहले 2 दाम लगेगा, 2 एक 2, फिर 2 एक 2 और 7 दूना 14, फिर कितना बार लगेगा 7 एक 8 एक 9, 30 लग जाएगा। 30 लगाना है, 3 तिया 9 बच गया 2 2 27 9 तिया 27। फिर आप देखिए आप कितना से लगेगा फिर 30 लग जाएगा, फिर 30 लगाइए, 3 एक 3 3 तिया 9। अब नहीं लगेगा 13 नहीं लगेगा, छोड़ देना है। अब देखना है इसमें 3 कितना बार आया है, एक बार 3 यहाँ पे आया है और एक बार 3 यहाँ पे आएगा, यानी 3 कितना बार आया है, 2 बार। इसलिए 3 का घात कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2। देखिए राइट ऑप्शन इसका कहाँ में है 2। इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है इसके, इसलिए वैसे आप याद रखना है इसका क्या 3 का घात कितना होगा 2 होगा, नहीं घात कितना होगा, घात 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि √12 का परिमेयकरण गुणांक है। जब भी आपसे परिमेयकरण गुणांक कहे, जो भी रूट के अंदर दिया गया है 12, इसको सबसे पहले क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है। क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। और एलसीएम लीजिए, आपको 6 फिर 2 दाम लगाइएगा, 3 आएगा, कितना आएगा 3। अब देखिए इसको हम 12 था उसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम उसको ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इसी का फिर गुना करेंगे 3 गुना 6 6 गुना 12, फिर हमको 12 पूर जाता है, इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। आप लोग जानते होंगे जब 2 संख्या समान मिलती है तो उसको एक रूट क्या करते हैं, बाहर ले आते हैं। जो समान संख्या मिलती है उस दोनों में से एक बाहर निकाल लेते हैं, और जो जिसका नहीं मिलता है उसको हम रूट में ही रखते हैं। रूट में ही रखते हैं। देखिए रूट में क्या आया 3 आया, क्या आया 3। तो जो भी रूट में आए आपका सही आंसर वही हो जाएगा। कि इसका परिमेयकरण जब भी पूछे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, √3 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए में ही है √3। क्या है, ए में ही है √3। परिमेयकरण का अर्थ हुआ कि किस संख्या से गुना करने पर हमको परिमेय संख्या मिल जाता है। अब आप उसे भी सोच सकते हैं, जब √12 गुना √3 करेंगे, 12 तिया 36 का निकल जाता है 6, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, √3 आंसर हो जाएगा। नहीं तो आप जो दिया रहेगा संख्या उसको आप 12 का एलसीएम लीजिए
और जो रूट में निकालने के बाद, जब जोड़ा लगाने के बाद जो बाहर निकल जाती है और जो अंदर बच जाती है रूट, जैसे रूट 3 यहाँ बच गया, वही आपका क्या हुआ, परिमेयकरण गुणांक हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रूट 8 का परिमेयकरण गुणांक क्या है। सेम वही क्वेश्चन है कि रूट 8 का। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो 8 दिया है उसका क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद एलसीएम लीजिए, कितना आएगा इसका एलसीएम। मतलब इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, रूट 8 क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसका फिर गुना करेंगे तो 4 4 गुना 8, फिर 8 उड़ जाता है, इसलिए इसे हम लिख सकते हैं। अब देखिए जोड़ा लगाइए, 1 2 यहाँ पे मिल रहा है, 1 2 यहाँ पे मिल रहा है। 2 ही तो रूट से बाहर कब निकलेगा, जब हम 2 जोड़ा कम से कम मिलना चाहिए। 2 जोड़ा मिल गया, एक जोड़ा कहाँ, 2 जोड़ा में से एक हम बाहर निकाल लिए और क्या बढ़ गया, रूट 2 मतलब इसमें बच गया। तो जो रूट 2 इसमें बच गया वही इसका परिमेयकरण क्या होगा, गुणांक होगा। क्या होगा, यही परिमेयकरण गुणांक होगा। तो देखिए रूट 2 ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है रूट 2। नहीं तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि रूट 8 में किससे गुना करें कि परिमेय संख्या हो जाए। तो आप लोग 8 से गुना कीजिए, 8 से 24 नहीं आएगा, 8 दूनी 16 कीजिएगा, रूट 16 का 4 निकल जाता है, इसलिए इसका रूट 2 आंसर होगा। अगर आप नहीं समझते हैं तो आप ऐसे करके बना सकते हैं, या वैसे आपका मन शार्प है तो आप सीधे रूट 8 से किससे गुना करना है, क्या इसका पूर्ण वर्ग निकल जाएगा, आप उसे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या, आप यहाँ अभाज्य संख्या पूछ रहा है, जिसको अभाज्य संख्या आता है वो सही आंसर कर ले जाएगा, जिसको अभाज्य संख्या के बारे में पता नहीं है वो नहीं करेगा। सबसे पहले अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जो एक और स्वयं से विभाज्य, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए 15 है, 1 से भी है, 3 से भी है और 5 से भी है और 15 से भी है, इसलिए यह नहीं होगा। 13 देखिए 13, हाँ सिर्फ जो है 13 एक और स्वयं से विभाजित है, और इस दूसरा संख्या इससे कोई नहीं होगा, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 13 बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 12 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 12 1 2 6 इस सबसे विभाजित होता है, 2 से अधिक हो गया। 75 भी नहीं होगा, क्योंकि 1 75 और 5 से भी विभाजित हो जाता है और 3 से भी यह विभाजित हो जाती है, इसलिए इसका राइट आंसर डी नहीं होगा। क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 13 अभाज्य संख्या होगा। इसलिए आपको अभाज्य संख्या की परिभाषा याद रखना है। अभाज्य संख्या हम उसको कहते हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर कह रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भाज्य संख्या है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन भाज्य संख्या। यहाँ पे अभाज्य सा भाज्य किसको कहेंगे, जो एक और स्वयं के अलावा किसी और दूसरी संख्या से विभाज्य, उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 29 ऑप्शन ए में है, 29 या नहीं होगा, क्योंकि 1 और 29 से भी विभाज्य है। 31 भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 1 और स्वयं से ही विभाज्य है। 41 भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 1 और 41 से विभाज्य है और अन्य संख्या किसी और से विभाज्य या नहीं है। और डी में देखिए 15 है, क्या है 15 जो है 1 से विभाजित होती है, 3 से भी होती है, 5 से भी होती है और 15 स्वयं जो है उससे विभाजित होती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 15 क्या है, भाज्य संख्या। ये आपको जितना भी अभी क्वेश्चन बता रहे हैं, ये सारा का सारा बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए आप इसे ध्यान से देखना है, इसमें गलती नहीं करना है भाज्य और अभाज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि रूट 10 गुना रूट 15 बराबर है। रूट 10 गुना आप 5 कीजिए, रूट 15 कीजिएगा तो कितना आएगा, 15 नहीं क्या, रूट 150 आएगा। कितना आएगा, 150 आएगा। लेकिन ऑप्शन में तो 150 दिया नहीं गया, इसको हम कैसे चेक करेंगे, इसका राइट आंसर क्या है। सबसे पहले क्या करना होता है, अगर ऑप्शन में ना मिले तो जो रूट 150 है उसका क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले हमने 2 से लगाया 75 आया, फिर 3 से लगाया 25 आया, फिर 5 से लगाया फिर 5 आया। इसका अभाज्य गुणनखंड करने के बाद इसको जो 150 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रूट अंडर 2 गुना 3 गुना 5 हम लिख सकते हैं, क्योंकि फिर इसको गुना करने के बाद हमको 150 ही प्राप्त होगा, इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्योंकि ऑप्शन में 150 नहीं दिया गया है तो आपको क्या करना है, ऐसे लिख लिए। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए 5 कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। आप जानते हैं जब 2 मिले तो इसको क्या करना है, एक बाहर निकाल लेना है और जो बच जाए उसको क्या करना है, इसी में रख देना है। 3 गुना कितना हो जाएगा, 6। तो आप ऑप्शन में खोजिए, आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। देखिए 5 रूट 6 कहाँ पे लिखा गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में ही है 5 रूट 6, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 5 रूट
6 हो जाएगा। अगर आप लोग वैसे जानते होंगे, जो विद्यार्थी अगर थोड़ा पढ़ने में तेज है उसे आप ऐसे भी पता कर सकते हैं कि जो 5 है इसको अंदर ले जाते 25 हो जाता है और 25 छक 150 हो जाता है। वैसे भी आप कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे नहीं आता है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 10 और 15 गुना कर लेना है। गुना करने के बाद 150 आएगा, 150 का एलसीएम लेना है और एलसीएम लेकर जो जोड़ा लगता है उसको जोड़ा लगा के बाहर निकाल देना है एक को। उसके बाद जो बच गया अंदर में उसको गुना कर देना, तो आपको 6√3 आंसर देखने को मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, कह रहा 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो ये भी एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछता है, वो सबसे इजी है। मात्र कह रहा 96 का अभाज्य गुणनखंड। तो आप लोग जानते हैं सबसे पहले 96 क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। क्या करना है, 96 का अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। 96 का अभाज्य गुणनखंड करने के बाद क्या आया, देखिए 2 से लगाए 48 आया, फिर 2 से लगाए 24 आया, फिर 2 से लगाए 12 आया, फिर 2 से लगाए 6 आया, फिर 2 से लगाए 3 आया। जब आपको आप 96 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, देखिए 2 गुना 2 गुना जितना 2 है उतना लिख दिए, 1 2 3 4 5, 5 को 2 है इसलिए 5 को 2 गुना में लिख दिए। उसके बाद 1 3 है तो 1 3 लिख दिए। देखिए गिनिए इसका घातांक के रूप में कैसे लिखा जाता है। तो क्योंकि ऑप्शन किस में दिया है, घातांक के रूप में दिया गया है, तो आपको घातांक के रूप में लिखना होगा। तो देखिए 1 2 3 4 5, 2 कितना है 5, इसलिए 2 पावर 5 गुने 3 एक ही बार है 3 पावर 1। ऑप्शन में खोजिए कौन ऐसा ऑप्शन कौन है। तो ऑप्शन को यहाँ कह रहा है 2 पावर 4 नहीं होगा, क्यों क्या होना चाहिए 2 पावर 5। ये भी नहीं होगा, 2 पावर 3 है, ये कितना है 2 पावर 5 ये होगा, क्योंकि एकदम मिल रहा है। इसको क्या होगा, 96 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2 पावर 5 है और गुना 3 पावर 1 भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि सेम वही क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है। कह रहा है 200 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। ये भी एकदम इजी क्वेश्चन है। कह रहा है 200 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, 200 का अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। यहाँ 2 से लगाए 100 आया, फिर 2 से लगाना है, 2 से लगाना है, फिर कितना आएगा 50 आएगा, फिर 2 से लगाना है 25 आएगा, 25 आएगा, फिर 5 से लगाना है 25 आएगा। तो इसका भी आंसर क्या है, घातांक के रूप में दिया गया है। तो आप गिन लीजिए 2 कितना बार है, 1 2 3। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 3 गुना 5 कितना बार है 2 बार है, इसको हम लिख सकते हैं 5 पावर 2। ऑप्शन कीजिए, ऑप्शन खोजिए 2 पावर 3 गुने 5 पावर 2 कहाँ लिखा गया है। तो ऑप्शन में आपको साफ साफ ऑप्शन नंबर बी में दिखाई पड़ रहा होगा कि 2 पावर 3 गुने 5 पावर 2। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 पावर 3 और 5 पावर 2। क्योंकि ये सब क्वेश्चन बहुत इजी है, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसमें आपको गलती नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 देखना है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, फिर वही सिर्फ अंक बदलाया हुआ और इसका भी कह रहा है 505 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। इसमें क्या कह रहा है, कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। तो आप ध्यान से पढ़ना है। चलिए इस क्वेश्चन को अभाज्य गुणनखंड करते हैं, कितना इसका अभाज्य गुणनखंड का संख्या आता है। इसका हमने क्या किया, अभाज्य गुणनखंड कर लिए। देखिए इसमें कह रहा है अभाज्य गुणनखंड कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। तो गिन लीजिए कितने अभाज्य गुणनखंड है। 5005 का 1 2 3 4, कितना इसका कितना आया अभाज्य गुणनखंड कितना है 4 है। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए, 1 इधर 5 दाम लगा, फिर 11 दाम लगा, फिर 13 दाम, फिर 7 दाम। तो इसका कितना आया 1 2 3 4। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका 4 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 भी कह रहा है, सब सेम टाइप का क्वेश्चन है। आगे इसका टाइप चेंज करेंगे, क्योंकि जितना भी अभाज्य गुणनखंड के बारे में पूछा गया है तो सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1200 के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे। इसे भी कह रहा है कितने होंगे, इसको अभाज्य गुणनखंड कर लेना है और देखना है कौन कौन संख्या से विभाज्य हुआ है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, 1200 का अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। 1200 का अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। 2 से लगेगा, फिर 600 आएगा, फिर 2 से लगेगा 300 आएगा, फिर 2 से लगेगा कितना आएगा 150 आएगा, फिर कितना लगेगा 2 से लगेगा 75 आएगा, फिर कितना आएगा फिर लगेगा 3 से लगेगा 3 दूना 6 5 15, फिर 25 आया, 25 कितना लगेगा 5 लगेगा 25 कितना आया 25। इसमें देखा कितना इसका अभाज्य गुणनखंड कितना हुआ, 1 2 से लगेगा 1 2 3 4 5 6 7। इसका अभाज्य गुणनखंड संख्या कितना हुआ 7 हुआ। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्यों, क्योंकि 1200 का जब अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो आपको पता चलेगा इसका अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितना है। एक बार 2 से लेगा, फिर 2 फिर 2 फिर 2, इसको गिनने के बाद आपको कितना आएगा 7 आएगा। गिनिए 1 2 3 4 5 6 7, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर
7। जब भी आपसे अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेना है और कितना बार उस संख्या में कौन कौन संख्या से लगा है उस संख्या को आपको गिन लेना है। गिन लिए, कितना लगा है 7, इसलिए इसका राइट आंसर 7 हो जाएगा। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन देखना है। 12 नंबर क्वेश्चन एकदम होला है, ये भी बिहार बोर्ड में एक बार पूछा जा चुका है। एकदम इजी क्वेश्चन है, जिसका बेसिक अच्छा रहेगा वो ये क्वेश्चन बना पाएंगे, जिसका बेसिक अच्छा नहीं रहेगा वो क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। क्या कह रहा है कि 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 8 पावर 0 गुना 2 पे पावर 0। आप जानते होंगे कि 8 पावर 0 गुना 2 पे पावर 0 यही क्वेश्चन है। कह रहा है कि आप जानते होंगे कि किसी संख्या पे पावर 0 रहती है तो उसका मान 1 होता है, और गुना है तो गुना दे दिए, और यहाँ पे कह रहा है 2 पे पावर 0। यहाँ पे क्या है, संख्या पे 0 पावर है, इसका भी मान 1 होगा, और 1 गुना 1 करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 12 का बी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि यदि 130 बराबर 15 गुने 8 प्लस 10 एवं 15 बराबर 5 गुने 3 प्लस 0 है तो 900 यानी एचसीएफ 130 और 15 का क्या होगा। आपको कह रहा है 900 यानी एचसीएफ निकालने कह रहा है। ये देख क्वेश्चन देखकर घबराना नहीं है, आपको अंत तक पढ़ना है। और अंत में क्या कह रहा है, देखिए 130 और 15 का कह रहा है एचसीएफ क्या होगा। तो आप लोग एचसीएफ आपको बनाना आता होगा कि आप उसी भाग द्वारा बना सकते हैं। तो चलिए हमने पहले ही से आपको करके रखा है कि 130 क्या कर रहा है, 130 और 15 का एचसीएफ कर रहा है। तो पहले जो बड़ा संख्या है उसको बीच में रखेंगे और छोटा संख्या से भाग देना है। पहले आरदम लगाएंगे, 15 8 120 होता है। उसके बाद 0 घटाएं 10 आया, घटाने के बाद फिर 15 यहाँ उतारना है और 1 से लगाना है 10, फिर 5 बचा, फिर इसका जो 5 गुना 10 कट जाता है। तो जो यहाँ पे आता है उसी को क्या कहते हैं, हम एचसीएफ कहते हैं। तो आपका एचसीएफ कितना आया, 5 आया। इसका एचसीएफ कितना आएगा, 5। ये भी बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है। बच्चे क्वेश्चन देखकर घबरा जाते हैं, घबराना नहीं है, क्वेश्चन को आगे तक पढ़ना है और उसके बाद इसका आंसर देना है। एचसीएफ निकाल लिया, एचसीएफ निकालने के बाद हमको कितना है, 5 आया। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 5। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर आपको 72 दिया गया है और क्यू बराबर 8 दिया गया है तथा आर 0 दिया गया है, तो आप हो तो कह रहा है बी का मान क्या होगा। ये भी एकदम क्वेश्चन ऐसा मतलब बहुत ही इजी है। सिर्फ आपको यूक्लिड एल्गोरिथम जो फार्मूला है, इस फार्मूला पे आपको क्वेश्चन को पुट करना है तो आपका क्वेश्चन इजीली निकल जाएगा। तो चलिए इसको कैसे बनाना है, सबसे पहले देखिए जो हमको दिया गया है वो सबसे पहले लिख लेते हैं। ए बराबर हमको कितना दिया गया है, 72 दिया, कितना दिया गया है, 72 लिख लिए। उसके बराबर हमको क्या दिया गया है, क्यू बराबर दिया गया है 8 दिया गया है, तो 8 लिख लिए। उसके बाद हमको आर बराबर भी दिया गया है 0 भी लिख लिए। उसके बाद फॉर्मूला क्या हमको दिया गया है, बी क्यू प्लस आर दिया गया, बी क्यू प्लस आर। हमको कह रहा है बी का मान निकालने के लिए, क्या कह रहा है, बी का, ए का मान दे दिया है, क्यू का मान दे दिया है और आर का मान दे दिया है और बी का मान निकालने के लिए कह रहा है। तो एकदम इजी है। तो सब जो मान दिया है उसके सामने मान रखिए। ए का मान कितना दिया है, 72 रखना है, बराबर है तो बराबर दिए। हमको बी का मान निकालना है, बी को इसे रख दिए। और इस यहाँ पे कुछ चिन्ह रहता है, क्या किसका चिन्ह रहता है, गुना का चिन्ह रहता है, तो गुना का चिन्ह दे दिए। और क्यू का मान दिया है 8, क्यू का मान 8 रख दिए। प्लस है तो प्लस दिए। उसके बाद आर का मान है 0 और मतलब शून्य मान है तो 0 दे दिए। अब देखिए जो बी है, बी को इधर ही रहने देते हैं और जो 8 जो यहाँ गुना में है, गुना को इधर ले आते। गुना जब भी बराबर का जब गुना रहता है तो बराबर की साइड लाने पर भाग में चला जाता है। तो इधर लाएंगे, जो 8 है गुना में इधर भाग में चलाएगा, 8 चलाएगा, इधर सिर्फ क्या बचेगा, 0 बचेगा। क्या बचेगा, सॉरी बी प्लस 0। बी में 0 जोड़ने पर बी ही बचेगा। तो क्या कितना बार कटेगा, 9 8 72, 9 बार में कट जाएगा। यानी बी बराबर हमको कितना आया, 9 आया। बी बराबर हमको मान कितना आया, 9। तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन नंबर कितना है, 9 ही इसका क्या है राइट आंसर है। बी बराबर क्या आएगा, इसका राइट आंसर 9 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी कह रहा है 192 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको सिर्फ क्या करना है, 192 का अभाज्य गुणनखंड करना है और उसमें देखना है 2 का घात कितना बार, 2 कितना बार आया है, यानी 2 का घात कितना है। तो चलिए इसका हल करते हैं। तो 192 का हमने अभाज्य गुणनखंड किया। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा। देखिए गिनिए, हमको क्या कर रहा है, 2 का घातांक पूछ रहा है। तो गिनिए 2, यहाँ पे गिनिए 2 कितना बार आया है, 1 2 3 4 5 6। 2 कितना बार आया है, 6। यानी हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 6 हम लिख सकते हैं। यानी 2 का घात कितना है, 2 का घात 6 है। कितना है, 6। तो ऑप्शन खोजिए। ऑप्शन नंबर 3 में आपको सी में आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ऑप्शन नंबर
सी में 6 दिया गया है, यानी 192 का आप जब अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो आपको 2 का घातांक कितना दिखाई पड़ेगा, 6 दिखाई पड़ेगा। एकदम इजी क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जितना भी क्वेश्चन आपको बताएंगे सारा का सारा क्वेश्चन बिहार बोर्ड ने कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है। तो आप ध्यान से देखना है और इसी को मतलब सॉल्व करते रहना है, तो आपका एक भी ऑब्जेक्टिव इससे बाहर नहीं आने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि क्यू एक धनात्मक पूर्णांक है, कोई क्यू एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। जहां पे भी नहीं रहे वो आपको मतलब लाइन खींच देना है, आपको ध्यान देना क्या करें, विषम पूर्णांक नहीं है। यानी जो दिया गया 8 प्लस 1, इसमें मान धरेंगे तो विषम हमको नहीं आना चाहिए। अगर इसमें एक मान धरते हैं तो 8 गए कहीं 8 प्लस 1 यह विषम आ गया। लेकिन हमको यहाँ क्या कह रहा, विषम पूर्णांक नहीं हो, मतलब विषम पूर्णांक नहीं होना चाहिए। या तो विषम पूर्णांक है, क्योंकि अगर एक मान धरते हैं तो 8 कहीं 8 प्लस 1 9, जो कि क्या है, विषम पूर्णांक है। इसमें मान धरिए, इसमें मान धरने पे अगर 2 मान धरते हैं तो 8 9 16, 16 4 20, ये सम पूर्णांक दे रहा है। वैसे भी आप पकड़ सकते हैं, इसके अंत वाला देखिए, अंत में क्या है, विषम है, तो विषम क्या, विषम नहीं खोजना है। ये विषम है, ये भी इसके अंत देखिए 3 है, ये भी विषम है, और इसके अंत में क्या है 7, ये भी क्या है, विषम है। तो सम वाला हमको यहाँ पे एक ही दिख रहा है 4, जो 8 प्लस 4 के रूप में है, यही सम वाला है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यही एक विषम नहीं है। क्या कह रहा है, विषम पूर्णांक नहीं है। 8 प्लस 4 विषम पूर्णांक नहीं है, क्योंकि अगर आप इसमें एक मान धरते हैं तो 8 कहीं 8 4 12 सम पूर्णांक आता है। 2 धरते हैं 8 9 16, 16 4 20, यह भी एक सम ही पूर्णांक है, विषम पूर्णांक नहीं है। अगर 3 धरते हैं 8 1 24, 24 4 28, 28 भी क्या है, सम पूर्णांक है। तो हमको यह क्या है, विषम पूर्णांक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, 17 नंबर ध्यान से देखना है कि 2 लगातार सम संख्याओं का मौसो यानी एचसीएफ होता है। क्या कह रहा है, 2 लगातार सम संख्याओं का कह रहा है, तो ध्यान देना है। जो 2 लगातार सम संख्या आपको ही बोल सकते हैं, या 4 6 भी बोल सकते हैं, 2 4 भी बोल सकते हैं, 6 8 भी बोल सकते हैं, 10 12 भी बोल सकते हैं। 2 लगातार है। अब हम आपसे पूछेंगे 2 और 8 लगातार सम संख्या है, तो आप बोलिएगा नहीं, ये लगातार सम संख्या नहीं है, क्योंकि इसके बीच में 4 6 भी आता है, ये लगातार नहीं हुआ। इस दोनों में से जैसे यहाँ पे लिखे 2 4 6 8 10 12 क्या लगातार है, इसी का हमको एचसीएफ निकालना है। आप एचसीएफ निकालिएगा तो निकालिए, 2 और 4 का एचसीएफ निकाल लीजिए, जो आएगा देख लेते हैं क्या आता है। 2 और 4 का एचसीएफ निकालिएगा तो आपके 2 दूना 4 कितना आता है, 2 दूना 4, जो यहाँ बच जाता है इसी को हम क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं। क्या कहते हैं, एचसीएफ। इसका एचसीएफ कितना आया, 2 आया। यानी आपको अब पता चला 2 लगातार सम संख्याओं का जब भी हम एचसीएफ लेते हैं यानी मौसो लेते हैं, उसका एचसीएफ कितना आता है, 2 आता है। कितना आता है, 2। देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 2। आप कोई भी 2 संख्या ले लीजिए, उसका एचसीएफ अगर सम संख्या हो, लगातार हो, तो उसका एचसीएफ 2 ही आएगा। जैसे आपको एक और चेक कर बताते हैं, जैसे 12 और 14, ये क्या है, 2 लगातार सम संख्या है, तो इसका भी एचसीएफ लेने के बाद इसका क्या आएगा, एचसीएफ कितना आएगा, 2 ही आएगा। तो चलिए आपको चेक करके दिखाते हैं। 12 है, 12 14, एक बार हम लगाइए, कितना आएगा, 4 में से 2 घटेगा 2, 1 1 कट गया, फिर लगाना है 12 6 दूना 12, पूरा पूरी कट जाएगा। जो यहाँ पे आती है उसको हम क्या करते हैं, एचसीएफ करते हैं। देखिए इसमें भी कितना आया एचसीएफ, 2 ही आया, इसमें भी एचसीएफ कितना आया, 2 ही आया। इससे आपको पता चलता है 2 लगातार सम संख्याओं का मौसो कितना आता है, 2 आता है। इसको आप याद ही रख लीजिए, नहीं तो अगर आपको पता है कि कैसे लगातार संख्या निकाली जाती है तो आप निकाल कर भी उसमें वहाँ पे लिख सकते हैं। याद ही नहीं रखना हो तो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2 संख्याओं का गुणनफल, यानी 2 संख्या दिया गया है, उनका जो गुणनफल दिया गया है 8670 है और उनका एचसीएफ 17 है, तो एलसीएम ज्ञात करें। आप जानते होंगे एलसीएम बराबर क्या होता है, 2 संख्याओं का गुणनफल बट्टे एचसीएफ होता है। तो उसी फार्मूला से हम इसका निकालेंगे। चलिए निकाल के देखते हैं। तो हमने लिख दिया है यहाँ पे एलसीएम बराबर क्या होता है, 2 संख्याओं का गुणनफल बट्टा में क्या होता है, एचसीएफ। जब भी आपको एलसीएम या एचसीएफ कहे, 2 संख्याओं का जो गुणनफल रहता है उसको हम ऊपर में लिखते हैं। अगर एलसीएम कहे तो एचसीएफ को नियम लिखते हैं। अगर एचसीएफ आपसे पूछे तो एलसीएम का हम लिखेंगे, नियम लिखेंगे। तो यहाँ हमको क्या कर रहा है, एलसीएम कर रहा है निकालने के लिए, तो हमको एचसीएफ नियम लिखना है। तो 2 संख्याओं का गुणनफल हमको कितना दिया गया है, 8670 दिया गया, तो हम लिख लेंगे 8670 लिख लिए। उसके बाद बट्टा है तो बट्टा दिए। एचसीएफ कितना है,
एचसीएफ हमको दिया गया है 17 दिया गया है, तो हम यहाँ 17 लिख लेंगे। जब इसको आप काटिएगा 17 पचे 85 पौन दाम पर कटता है, बाकी एक बच जाता है, फिर 17 17 कहीं 17, फिर कितना आता है, आप जीरो बच गया, जीरो यहाँ दे लेंगे, 510 आएगा। कितना आएगा, 510 इसका आंसर आएगा। तो अब देखिए इसका 510 का दूसरी संख्या कितना होगा, 510। ऑप्शन खोजिए, 102 नहीं होगा, 85, 107 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी में आता है 510, ऑप्शन नंबर डी में है। जब भी आपको अगर फॉर्मूला नहीं आता, जो बड़ा संख्या रहता है उसको ऊपर रखिए और एचसीएफ जो है उसको नीचे रखिए, आपको आंसर पता चल जाएगा। अगर जिनको फॉर्मूला आता है तो कोई बात ही नहीं है, उसको बनना ही बनना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि यदि P तथा Q अभाज्य संख्या है तो PQ यानी P पावर 3Q और P स्क्वायर Q का मौसवा निकाले। क्या कह रहा है, P और Q क्या है, अभाज्य संख्या है, तो इसका और इसका मौसवा निकालना है। बच्चे घबरा जाते हैं कि हमने तो पढ़ा था संख्या वाला अंक वाला पढ़ा था, लेकिन यहाँ क्या है, मतलब चर दे दिया है, PQ संख्या में दिया ABCD या PQ में दे दिया है, इसका कैसे मौसम निकालेंगे। एकदम निकालने का तरीका इसका क्या है, बहुत ही सिंपल है। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए, जो हमको कह रहा है वो पहले हम लिख लेंगे। सबसे पहले क्या किए, जो हमें दो संख्या दी गई है PQ और P स्क्वायर Q दो दी गई है, उसको सबसे पहले लिख लिए। और हमको कह रहा है एचसीएफ निकालने के लिए। आप पढ़े होंगे एचसीएफ कैसे निकलता है, जो दोनों में कॉमन मिलता है उसको हम लिख लेते हैं। देखिए इसमें भी P मिल रहा है और इसमें भी P मिल रहा है, P लिख लिए। और एचसीएफ में क्या करते हैं, जो सबसे छोटी घात जो संख्या मिलती है उनमें से सबसे छोटी घात लिखते हैं। देखिए इन दोनों संख्या में सबसे छोटी घात कौन है, 3 है कि 2 है, आप बोलिएगा 2 है, सबसे छोटी घात लिख दिए। और जो अगला जो देखिए संख्या क्या है, और Q है, यहाँ पे भी Q है, दोनों मिल रही है, इसमें भी एक Q ले लेंगे। और इसका घात क्या है, दोनों का सेम ही है, तो कोनो एक घात ले लेना है, यानी P स्क्वायर Q आएगा। इसका क्या आएगा, ऐसे P स्क्वायर Q आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये होगा P स्क्वायर Q। यहाँ पे दिया गया P स्क्वायर Q, PQ नहीं होगा, Q नहीं होगा, PQ मतलब P पावर 3 और Q पावर 3, ये भी नहीं होगा। और डी ऑप्शन क्या है PQ, ये भी नहीं होगा। क्या होगा इसका राइट आंसर, P स्क्वायर Q। हमने क्या किया है, फिर से एक बार बता देने, इसमें कंफ्यूजन होने वाली बात है। कह रहा पहली संख्या कह रहा है इतना है, कह रहा है यहाँ यदि P तथा Q अभाज्य संख्या है तो, यानी Q और P स्क्वायर Q का मौसम निकाले। एक संख्या P पावर 3 Q दिया गया है और एक संख्या दिया गया है P स्क्वायर Q। इसका कह रहा है एचसीएफ निकालने के लिए। आप जानते होंगे एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं, जो दोनों संख्या में मिलती है उसको संख्या लिखते हैं, और सबसे छोटा घात वाली जो पावर वाली रहती है उस संख्या को हम लिखते हैं। 3 और 2 में 2 सबसे छोटा घात वाली है, तो 2 को हमने लिखा। और Q में दोनों कॉमन अब मिल रहा है, तो एक दोनों में से एक लिख लिया। और दोनों का घात क्या है, सेम ही है, तो कोई घात एक लिख देंगे। इसलिए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, P स्क्वायर Q इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है √81/2 एक है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो बच्चे क्या करते हैं कि रूट देखते हैं और अपरिमेय संख्या मार देते हैं, ऐसा नहीं करना है। तो पहले देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि यहाँ देखिए कह रहा है √81/2 कह रहा है कि कौन सा संख्या है। आप जानते हैं √81 का क्या निकलता है, 81 किसका वर्ग होता है, 9 का होता है। कितना होता है, स्क्वायर, 9 का स्क्वायर होता है। 81 में से 9 गुणे 9 होगा, एक 9 निकाल लेंगे, और बट्टा में 2 है, बट्टा में 2 देंगे, यानी 9। देखिए 9/2 क्या आएगा, एक परिमेय संख्या P/Q के रूप में आगे आना गया, इसीलिए यह क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ये नहीं कि रूट देखना है और परिमेय संख्या मार देना है, परिमेय भी हो सकता है, जैसे अभी यहाँ पे परिमेय संख्या हो गया, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। क्या होगा, परिमेय संख्या, यानी √81/2 एक क्या है, परिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81 होता है, इसलिए हम 81 में से एक 9 निकाल लिए, और बट्टा 2 है P/Q में गया, इसलिए क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। 21 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होती है। एक परिमेय संख्या आप लीजिए, कोई भी एक परिमेय संख्या लीजिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन के समझना है। एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या, हमको एक परिमेय संख्या लेना है और एक अपरिमेय संख्या लेना है। कह रहा है इस दोनों का योग यानी जोड़ कैसी होती है। मानिए 5 हम परिमेय संख्या ले लिए और एक 3 अपरिमेय संख्या लिए, इस दोनों का जोड़ कैसा होगा, अपरिमेय ही आएगा। क्या आएगा, अपरिमेय ही आएगा।
अपरिमेय ही संख्या आएगा। इसलिए कोई भी जब हम दो संख्या परिमेय तथा अपरिमेय का योग करते हैं, जोड़ करते हैं, हमको अपरिमेय संख्या ही मिलती है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अपरिमेय संख्या ही मिलती है। यह भी बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है। बच्चे क्या करते हैं, बहुत फंसते हैं इसमें कि 64 में से 8 निकाल दिए, 36 में भी 6 निकाल दिया, 25 में से भी 5 निकाल दिए, इसमें भी 5 निकाल दिए। ऐसे नहीं होता है। पहले जोड़ है तो पहले जोड़ का क्रिया करेंगे। क्या करेंगे, जोड़ का काम करेंगे, उसके बाद हमको इसका परिमेय संख्या निकालना है। इन्हें कि 64 प्लस 36 दिया गया है, इसका 8 निकालेंगे, इसका 6 निकालेंगे, बस जोड़ देंगे। 8 6 कितना हो गया, 14 हो गया। ऐसे नहीं करना है, हमको क्या करना है, पहले जोड़कर अगर उसका पूर्ण वर्ग कोई होता है तब वह परिमेय संख्या होगा। जोड़िए, इसका होगा 64 और 36 जोड़िए। 64 आप जब 36 जोड़ना, 64 प्लस 36 जोड़िएगा तो आपको कितना पुर जाएगा, 100 पुर जाएगा। 100 का पूर्ण वर्ग कितना होता है, 10। ऑप्शन नंबर 1 ही हमको मिल गया, इसका 10 पूर्ण वर्ग हो जाता है। 10 क्या है, एक परिमेय संख्या निकल जाता है, क्योंकि 10 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा। देखिए 25 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 25 और 25 जोड़ेगा कितना आएगा, √50 आएगा। √50 का कोई पूर्ण वर्ग नहीं होता है। ये भी क्यों नहीं होगा, √49 प्लस √49 जोड़ेगा तो √98 चलेगा। यह भी किसी का पूर्ण वर्ग नहीं होता है। ये भी क्यों नहीं होगा, क्योंकि 36 प्लस 36 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, √72 चलेगा, और √72 भी किसी का पूर्ण वर्ग नहीं होता है। तो आप ऐसे नहीं करना है कि मतलब 49 है, इसका 7 निकाल दिए, इसका 7 निकाल दिए, ऐसे नहीं करना है। पहले जोड़ कर निकालना है, वैसे में आपका गलती हो जाएगा। तो जोड़ के निकालने पर इसका निकलता है पूर्ण वर्ग, इसका निकल जाता है, क्योंकि 64 36 जोड़ना है तो 100 पुर जाता है। फिर 100 करते हैं तो इस 100 का पूर्ण वर्ग 10 हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो परिमेय संख्या, यानी दो परिमेय संख्या कौन कौन दिया गया, 3 + √5 तथा 3 - √5 का गुणनफल होगा। ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है। अगर आपको फॉर्मूला आता होगा तो आप इजीली इसको बना ले जाइएगा। तो क्या कहता है, दो परिमेय संख्या क्या क्या दिया गया, एक दिया गया है 3 + √5 तथा 3 - √5 दिया गया है। क्या गुणनफल दिया गया, आप पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी √5 है, यहाँ पे भी √5 है। अंतर किसका है, प्लस का और माइनस का अंतर है। आप पढ़े होंगे a + b इंटू, यहाँ पढ़ेंगे a + b इंटू a - b का फॉर्मूला पढ़ेंगे। इसका क्या फॉर्मूला होता है, a² - b² फॉर्मूला होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी a, यहाँ पे b है, यहाँ पे भी b, यहाँ पर b। सिर्फ अंतर किसका है, प्लस माइनस का है। और कह रहा है गुणनफल, बीच में गुना का भी चिन्ह है, इसलिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, a² - b²। चलिए इसको a² - b² पर तोड़िए। a² मतलब किसी का ले लिए, 3 का स्क्वायर ले लेते हैं, माइनस है तो माइनस, b² मतलब √5 का स्क्वायर। तो कहिए इसका 9 आएगा, इसका कितना आएगा, -5 आएगा। तो 9 में से 5 घटाइए 4 आएगा। 4 क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 4 को हमें p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए क्या है, परिमेय संख्या। यानी इसका कहने का मतलब हुआ कि दो परिमेय संख्या इतना तथा इतना का गुणनफल क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। कितना होगा, परिमेय संख्या होगा। इसका राइट आंसर 23 का ये हो जाएगा, परिमेय संख्या। यहाँ पे होना चाहिए अपरिमेय होगा, दो अपरिमेय, सिर्फ मिस्टेक से लिखा गया परिमेय। दो अपरिमेय संख्याओं इतना तथा इतना का गुणनफल क्या होगा, परिमेय संख्या। आपको फार्मूला पे, सूत्र पे हमने बताया था कैसे आया, तो कितना आया, 4 एक परिमेय संख्या। इसका राइट आंसर ये चला आएगा। क्वेश्चन 24 का रहा है, एकदम बहुत ही इजी क्वेश्चन है, यह भी बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है। कह रहा है √16 एक कैसी संख्या है। आपको पता होगा √16 किसका वर्ग होता है, √16 आपको पता होगा 4 का वर्ग क्या होता है, √16 होता है। यानी 16 का कितना निकल जाएगा, 4 निकल जाएगा। तो यह क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, इसमें बनाने वाली कोई बात ही नहीं है। यह क्या है, परिमेय संख्या हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 16/64 एक कैसी संख्या है। आप लोग देख पा रहे हैं, जैसे 16 बटे क्या है, √16 है, बटे क्या है, 64 है। एक कह रहा है कौन संख्या होगी। अब जो दोनों पर रूट है तो इसका भी अलग अलग रूट कर सकते हैं, √16 बटे √64 कर सकते हैं, क्योंकि दोनों पर रूट है, दोनों रूट अपना अपना ले लेगा। और जानते हैं 16 का जो है कि पूर्ण वर्ग कितना होता है, 4 होता है, क्योंकि 4 का पूर्ण वर्ग, 16 का पूर्ण वर्ग कितना होता है, 4 होता है। और 64 का भी क्या निकल जाएगा, 8 निकल जाएगा। कितना आ गया, 4/8 कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। आपको यहाँ पे क्या देना है, परिमेय संख्या देना है। इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। यह भी बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही हौला क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है,
√3 इंटू √1 बट्टा √3 इंटू √16 एक कौन सी संख्या है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये अगर आप रूट देख कर घबराना नहीं है, जो जैसे कर देखिए, अगर √3 बट्टा √3 √1 ने √16 दिया गया है, यही दिया गया क्वेश्चन दिया गया है। रूट आप काट दीजिए, क्या होगा, कट जाएगा, क्योंकि √3 सेम है, कट जाएगा। आप जानते हैं √1 का क्या होता है, अगर √1 है तो इसका 1 ही हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, क्यों फर्क नहीं पड़ता है, अगर हम √1 गुने 1 लिख से कोई फर्क, क्योंकि 1 गुने 1 फिर 1 ही चलेगा, और 2 में 1 निकाल लिए, इसलिए √1 का क्या होता है, मतलब क्या निकलता है, 1 ही निकलता है, और 16 का कितना निकलेगा, 4 निकल जाएगा। यानी 1/4 क्या है, एक परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या। यह भी एक क्या है, परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर ए में है परिमेय संख्या, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए परिमेय संख्या हो जाएगा। क्यों, आप देख पा रहे होंगे 3 कट गया, √1 का 1 ही निकल जाएगा, और 16 का कितना निकल जाएगा, 4 निकल जाएगा, इसलिए 1/4 क्या है, परिमेय संख्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यह क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान, यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कह रहा निम्न में से कौन एक परिमेय संख्या है। ये कह रहा निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, जिसका पूर्ण वर्ग निकल जाएगा वो परिमेय संख्या होगा, जिसका नहीं निकलेगा वो परिमेय संख्या होगा। देखिए 116 का आप ध्यान पा रहे, कोई इसका पूर्ण वर्ग नहीं है, 50 का भी नहीं है, √50 भी का पूर्ण वर्ग नहीं है, लेकिन √400 का पूर्ण वर्ग है। क्यों, क्योंकि जब 400 का कीजिएगा तो इसका कितना आएगा, वर्गमूल 20, मतलब 20 आ जाता है। 20 का ही पूर्ण वर्ग कितना होता है, 400 हो जाता है, यानी मतलब इसमें इसका 20 मतलब निकल जाएगा, तो 20 एक ऊपर एक परिमेय संख्या है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 400 का 20, 400 में से 20 का एक पूर्ण वर्ग है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। आप देखिए शांत दशमलव प्रसार बारे में आ गया। आप जानते हैं किसका दशमलव प्रसार शांत होता है, जिसके हर का एलसीएम यानी अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 या 5 आता है, या तो सिर्फ 2 आएगा या तो सिर्फ 5 आएगा, इस दोनों के अलावा कोई नहीं आता है। देखते हैं किसका मतलब अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आता है। देखिए पहला ऑप्शन है 2/15, क्योंकि हमको हर का ही मतलब क्या करना है, हर का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अगर हर में 2 और 5 आ जाता है, या तो सिर्फ 2 आएगा केवल, या केवल सिर्फ 5 आएगा, तो इसका क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। यदि 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा संख्या चलाता है तो उसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। तो सबसे पहले 15 का चेक करते हैं। अगर 15 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 3 × 5 = 15। इसमें देखिए सिर्फ 5 आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है, 2 और 5 के अलावा 3 आ जाता है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। अब देखते हैं, गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। 60 देखिए, अगर 60 करते हैं तो 60 अगर आप अभाज्य गुणनखंड करते हैं, देखिए 2 चला जाता है कितना, 30 दाम में, फिर 2 से कितना दाम लगेगा, 15 × 30, फिर 2 से 3 से लगेगा 15। इसमें क्या है, 2 भी है लेकिन 5 भी है, इसमें क्या है, 5 भी है और 3 भी है, क्या है, 3 भी है। 3 नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इसका क्या शांत कब रहता है, जब हर का क्या अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 पावर n और 5 पावर n रहेगा, यही दोनों रहेगा, नहीं तो अकेला रहेगा। इसके अलावा दूसरा अन्य संख्या नहीं होना चाहिए, जो कि यहाँ पे 3 आ गया है, इसलिए यहाँ के इसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत नहीं होगा। तो और ये भी ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो गया। और ऑप्शन डी चेक कीजिए। ऑप्शन जब हम डी चेक करते हैं तो क्या है, 6/35 है, तो 35 का भी क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। जब 35 को अभाज्य गुणनखंड किया 7 × 5 = 35, इसमें देखिए 5 है लेकिन 7 भी आ गया। 7 एक क्या है, मतलब 2 और 5 से अलग हो गया 7, ये दोनों मतलब सिर्फ क्या है, 5 ही आया, 2 इसमें नहीं आया, इसके अलावा भी 7 आ गया, इसलिए इसका भी क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। तो बच गया ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। और चेक करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि जब 3 नहीं हुआ तो 4 ही ऑप्शन है, जब 3 में नहीं हुआ तो ऑप्शन नंबर बी ही राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों नहीं, तो चलिए आपको चेक करके भी दिखा देते हैं कि जब आप 160 का मतलब अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा 160 का, तो सबसे पहले 2 से लगाइएगा, 8 × 9 = 16 80, फिर 2 से 40 × 80, फिर 2 से 20 × 80, फिर 2 से 10 × 80, फिर 2 से 5। देखिए इसमें क्या है, या तो सिर्फ 2 ही है और या 5 ही है, 2 और 5 के अलावा इनमें से कोई मतलब दूसरा संख्या नहीं है, इसलिए यह क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 11/160 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है p/2 को पावर m गुना 5 पावर n के रूप में
0.67 को लिखा जा सकता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आप ध्यान से देखना इसको कैसे लिखते हैं। जो हमको दिया गया है, क्या दिया गया है, 0.67। सबसे पहले 0.67 लिख लिए। इसको हमको क्या करना है, कह रहा है इसके रूप में लिखना है। तो सबसे पहले इसको पॉइंट उड़ाइए। पॉइंट उड़ाने के बाद हमको नियम क्या आएगा, 100 आएगा। क्या आएगा, 100। देखिए ऑप्शन में देखिए सब में 67 है। इसको मतलब 67 हमको चेंज नहीं करना है। हमको किसको चेंज करना है, जो हर में दिया गया है 100 दिया गया है, उसको हम मतलब पावर के रूप में ऑप्शन में दिया गया है, तो चेक करना है 100 का पावर, मतलब इसको अभाज्य गुणनखंड करके हमको देखना है 100 का कितना मतलब घात आता है। जब आप 100 का मतलब अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो आपको आएगा 50, फिर 2 दाम 25, फिर 5 दाम में 25। देखिए नहीं, 2 पावर 2 कितना है, 2 पावर 2 और 5 पावर भी 2। तो ऑप्शन खोजिए जिसमें 2 पावर 2 और 5 पावर 2 आना चाहिए, यानी 67 ऑप्शन नंबर बी में ही है। 67 यानी हम इसको लिख सकते हैं 67/100 क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 2 गुना 5 पावर 2। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि बी में भी है 2 पावर 2 और गुना 5 पावर 2। क्योंकि इसी मतलब लिख सकते हैं, या कोई विद्यार्थी इसी भी कर सकता है। इसको पावर बनाने के बाद 100 आया और हमको हर में क्या खोजना है, 100 खोजना है। 100 कैसे आएगा, देखिए 2 का स्क्वायर 4 गुना 5 का स्क्वायर 25, 25 चौक 100 पुर जाता है, यही ऑप्शन राइट होगा। ये होगा नहीं, क्योंकि 2 पावर 0 है तो 1 गुना 5 5 आता है। हमको नियम तो हर में 100 पुराना है। 100 कब पुरेगा, जब दोनों मतलब गुना करने के बाद हमको 100 पुरता है। जब आप इसको गुना कीजिएगा तो पुर जाता है 100, 2 का स्क्वायर 4 और गुना 5 का स्क्वायर 25, 25 गुना 4 कीजिएगा तो 100 पुर जाता है। यही 5 गुना 10 ही पुरता है, 100 नहीं पुरता। इससे भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए 30 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 0.49 पर रेकरिंग है, दोनों पर 4 और 9 पर दोनों पर रेकरिंग है, को लिखा जा सकता है। आप जानते हैं जब मतलब इसको हम कैसे लिखते हैं, जब भी आपको रेकरिंग वाला सवाल पूछे तो आपको क्या करना है, 49 है तो 49 लिख देना है। जिस संख्या पे रेकरिंग रहे उतना बट्टा में क्या देना है, 9 दे देना है। 2 संख्या पे रेकरिंग है, बट्टा में क्या देंगे, 2 9 दे देंगे। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 49 बटे क्या होगा, 99। तो देखिए 49 बटे 99 ऑप्शन नंबर बी में है। अगर आपसे यही क्वेश्चन के बजाय आपको यह क्वेश्चन पूछे कि 0.432, अब तीनों पर रेकरिंग दे दिया, इसका कहेगा P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो आपको क्या लिखना है, जो संख्या दिया गया तीनों, पहले तीनों संख्या लिख लेना है, और जिस मतलब जो संख्या ब्रेकिंग है, देखिए 3 संख्या ब्रेकिंग है, 3 को 9 दे देना है। यही क्वेश्चन इसमें से पूछा जाएगा, और इसका भी नियम है, लेकिन वो नहीं करना है। बाद में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो भी बताएंगे, लेकिन अगर तीनों पे रेकरिंग है तो 3 को 9 नियम में दे देंगे। तो हमको क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 0.49 को लिखा पर रेकरिंग को लिखा जा सकता है। तो 2 पे रेकरिंग है तो बट्टा हम 2 9 खोजेंगे। देखिए ऑप्शन नंबर बी में ही है और 2 9 मिल रहा है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पाई एक कैसी संख्या है। यह बहुत ही मतलब बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है, और बिहार बोर्ड का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, पाई एक कैसी संख्या है। तो आपको याद रखना है, पाई एक और परिमेय संख्या को कम से कम बिहार बोर्ड में 5 से 6 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पाई एक कौन सी संख्या है और परिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर पढ़िए 32 की ओर बढ़ेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 3.37 पर रेकरिंग है, क्या कौन सी संख्या है। कह रहा है एक पूर्णांक है, या परिमेय है, या अपरिमेय है, या ए सी दोनों, यानी पूर्णांक भी और अपरिमेय भी। तो आपको बताएंगे जब अगर आप क्लास किए होंगे तो आपको बताएंगे ये कि देखिए क्या है, एक मतलब है अशांत ही है, लेकिन अशांत आवर्ती है, यानी 3.37 रिपीट होगा। आपको बताएंगे परिमेय संख्या कौन कौन होता है। एक तो शांत होगा परिमेय संख्या, एक अशांत जो आवर्ती रहता है वो भी एक परिमेय ही संख्या होती है। ये क्या है, अशांत आवर्ती है, 3.7 बार बार रिपीट होगा। जो भी रिपीट होता है वो क्या होता है, परिमेय ही संख्या होता है। क्या होता है, परिमेय ही संख्या होती है। जब रिपीट नहीं हो, जैसे यहाँ रहेगा 3 7 2 3 4 5 6 1 2 3 4 कुछ डॉट डॉट रहे, उसमें रिपीट नहीं होता है, इसलिए तब वो अपरिमेय संख्या होगा। इसमें क्या होता है, 3 7 रिपीट ही होगा, इसलिए इसको अशांत आवर्ती कहते हैं, और अशांत आवर्ती एक परिमेय संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कह रहा है 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन को सॉल्व किए थे उसी तरह 33 नंबर भी क्वेश्चन कह रहा है 0.13 पर रेकरिंग है। इसका मान क्या होगा, जिस संख्या पर जितना रेकरिंग है उतना बट्टा में रहना चाहिए। देखिए बट ये दोनों, इसमें 100 होगा, यह ऑप्शन पहले गलत हो गया, इसमें भी नहीं है 2 9, इसमें गलत हो, ई में है एगो ई में है। तो देखिए यहाँ क्या है, 13 लिखा गया, क्या लिखा गया, 13। तो 13 वाला क्या होगा, ऑप्शन नंबर यही में है 13, इसमें सिर्फ क्या है 3 है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा,
सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर 34 नंबर क्वेश्चन देखिए। 34 नंबर जो पहले क्वेश्चन बताए थे शुरू में, उसी तरह का यह भी क्वेश्चन है। कह रहा कि 8 पावर 0 गुना 2 पावर 0 का मान। आपको बताए थे कि किसी भी संख्या का पावर 0 होता है उसका मान 1 होता है, मतलब 8 पावर 0 का मान 1 गुना 2 पावर 0 का मान 1, यानी 1 गुना 1 करेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा? 1 ही आएगा। क्या आएगा? 1। जैसे आपको ऐसे बताए होंगे कि अगर जैसे 8 पावर 0 गुना 2 पावर क्या है? 0 है, तो इसका भी मान 1 आएगा, गुना इसका भी मान क्या आएगा? 1 ही आएगा। जब 1 गुना 1 करेंगे कितना आएगा? 1 ही आएगा। आंसर 1 ही आएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? ध्यान से देखना। 35 क्या कह रहा है? कह रहा है कि 6x पावर 4y तथा 12x y का महत्तम समावर्तक। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी कहे महत्तम समावर्तक यानी मॉस हो, क्या रहा है? मॉस हो यानी मॉस हो मतलब HCF। क्या कह रहा है? HCF। यह भी मतलब पिछले क्वेश्चन की तरह है। आप इसको मतलब ब्रेक डाउन कीजिए और जो कॉमन मिल रहा है वो कॉमन में से हमको चुनना है और मतलब इजीली इसको मतलब मॉस निकाल सकते हैं। क्वेश्चन देखो, घबराना नहीं है, स्टेप बाय स्टेप देखिए कैसे करते हैं। यही जो संख्या दिया गया है 6x पावर 4y 12x y दिया गया है, इसका कह रहा है, दोनों का कह रहा है HCF निकालने के लिए। बहुत ईजी है। तो चलिए कैसे HCF निकालते हैं। 6x पावर 4y है, इसको लिख देंगे 6x पावर 4y लिख दिए। और 12 का हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 6 लिख सकते हैं कि नहीं। और x पावर 4 है और क्या है, सॉरी x है और y है, इसको लिख दिए। आपको HCF निकालना सीखे होंगे कि जो दोनों संख्या में से मिलती है उसको क्या करते हैं? उसमें से कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए दोनों संख्या में क्या मिल रहा है? इसमें भी 6 मिल रहा है, इसमें भी 6 मिल रहा है। तो कॉमन HCF बराबर हम क्या लिखेंगे? जो कॉमन दोनों में मिल रहा है वो कॉमन ले लिए। इसमें भी 6, इसमें भी 6 एक कॉमन मिल रहा है, कॉमन ले लिए। और देखिए इसमें भी x मिल रहा है और इसमें भी x मिल रहा है, तो x भी कॉमन ले लिए। मतलब कॉमन, सॉरी नहीं, कॉमन जो मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है, उसको हमको निकालना है। और देखिए इस पे पावर क्या है? इस पे पावर कुछ नहीं है, मतलब इस पे पावर 4 है। और आपको HCF बताएंगे कौन सबसे छोटा पावर लिया जाता है। HCF में कौन सा पावर लिया जाता है? सबसे छोटा लिया जाता है। इसमें 4 है और इसमें 1 है, तो x पावर 1 ही लेंगे, यानी x ही मतलब x ही लिखेंगे। और इसमें भी y मिल रहा है, इसमें भी y मिल रहा है, तो दोनों जो मिल रहा है उनमें से एक को निकाल लेते हैं। और पावर इसमें देखिए दोनों में सेम ही है पावर, इसमें भी 1 और इसमें भी 1 है, तो कोई पावर 1 ले लीजिए, यानी 6x आएगा। क्या आएगा? 6xy आएगा इसका HCF। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 6xy कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और HCF कितना आएगा? 6xy इसका HCF आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 5, 15 और 20 के लॉसव तथा मौसव का अनुपात। ये बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि बच्चा लॉसव और मौसव तो निकाल लेता है लेकिन अनुपात बारे में नहीं जानता है। तो अनुपात कुछ नहीं होता है, बट्टा होता है, सिर्फ उसको बट्टा के रूप में लिख देना है। सबसे पहले हमको जो 5, 15 और 20 दिया गया है इसका लॉसव निकालेंगे और इसका मौसव निकालेंगे और इसका अनुपात बट्टा के रूप में लिख देंगे, वही क्या होगा? इसका अनुपात हो जाएगा। तो चलिए इसको कैसे बनाते हैं देखिए। सबसे पहले क्या करना है? इसका एलसीएम ले लेंगे। जैसे 5 का रहा है 15 और 20 का कह रहा है, 5 का एलसीएम ले लिए और 15 का भी अभाज्य गुणनखंड कर लिए और 20 का भी अभाज्य गुणनखंड कर लिए। इसको आपको HCF एलसीएम निकालना आता हुआ, जैसे 5 का लिख दिए, उसी 15 का क्या करेंगे? लिख देंगे 3 गुने 5 लिख दिए। और 20 का भी क्या निकला है? 20 का निकला है 2 गुने 2 पावर कितना है? 2 दे सकते हैं, 2 पावर 2 गुने 5, क्योंकि 2 कितना बार है? 2 बार है, इसलिए 2 पावर 2 गुने 5 लिख दिए। HCF निकालने के लिए आप क्या करते हैं? HCF निकालने के लिए जो सब में क्या मिलता है? कॉमन मिलता है और उसका घात क्या होना चाहिए? सबसे कम होना चाहिए। देखिए 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है, 5 कॉमन मिल गया, 5 ले लिए, 5 एक क्या किए यहाँ पे लिख दिए, क्योंकि क्या में 5 ही कॉमन मिल रहा है, उसके बाद कोई कॉमन नहीं मिल रहा है। जैसे यहाँ देखिए इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तीनों में 5 है, तो 5 निकाल लिए। और घात देखना है, घात क्या लेना है? सबसे छोटा घात लेना है, क्योंकि HCF निकाल रहे हैं। HCF देखिए सब में तीनों में एक ही बराबर ही घात है, तो कोई एक घात ले लीजिए। जैसे एक घात ले लिए, यानी कोई एक घात ले लीजिए, 5 ही होगा, कोई एक घात लीजिएगा। तो इसमें 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है, इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, इसमें भी 2 नहीं है, इसलिए HCF सिर्फ कितना आएगा? 5 इसका HCF आएगा। तो आप एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने की तरीका क्या है कि आप इसमें जो मिल रहा है उसको लेना ही है। जैसे 5 है, 5 ले लिए, क्या ले लिए? 5 ले लिए। और देखिए 3 है, 3 भी ले लिए, और जो ले लिए वो दोबारा से नहीं लेना है। और 2 देखिए 2 है, इसमें 2 भी ले लिए। और जो 2 का घात 2 है, अधिकतम घात लेना है। एलसीएम में क्या करना है?
अधिकतम घात लेना है। और 5 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, मतलब 5 मिल रहा है तो 5 पहले ही हम लिख चुके हैं, इसलिए 5 नहीं लिखेंगे। तो आप गुना कीजिए, 5 या 15, 15 गुने 2 पावर 4 होता है, 15 चौक 60। 60 इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया, कितना आ गया 60 एलसीएम। या तो आप एलसीएम ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे 5, 15 और 20 है, दोनों का एक साथ कर लीजिए, 5, 15 और 20 का एक साथ कर लीजिए और एक साथ इसका एलसीएम ले लीजिए। तो कितना बार मिलेगा, 5 दाम लगेगा, 5 इकाई 5, 5 या 15 और 5 चौक 20। तो इसे भी कीजिए, 5 या 15, 15 चौक 60 आएगा। इसका भी उसे आंसर कितना आएगा, 60 आएगा। ऐसे भी कीजिएगा तो 60 आएगा। लेकिन आप परीक्षा में क्या इसी में विद्यार्थी जो है मतलब गड़बड़ा जाता है, इसलिए आप ऐसे कर एलसीएम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका कितना है, एचसीएफ आया 5 और एलसीएम आया 60। आप देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कह रहा है लॉसो तथा मौसो का अनुपात। पहले कह रहा है लॉसो, उसके बाद कह रहा है मौसो। तो लॉसो कितना है, पहले एलसीएम, ऊपर में एलसीएम लिखना है लॉसो, उसके बाद मौसो यानी एचसीएफ लिखना है। कितना लिखना है, एचसीएफ लिखना है। तो एलसीएम कितना गया है, 60 दिया गया, एचसीएफ कितना गया है, 5 दिया गया है। जब इसको काटिएगा तो कितना आएगा, 12 पंचे 60, 12 बटे 1 आएगा, क्योंकि 5 का ही 5 और 12 पंचे 60, 12 बटे 1 आएगा। इसको हम अनुपात के रूप में कैसे लिखते हैं, 12:1 लिख देते हैं, क्योंकि बट्टा की हम क्या करते हैं, अनुपात करते हैं, 12:1 लिखेंगे। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, 12:1 दिया गया है। उम्मीद करते होंगे आपने या अच्छे से समझा होगा। अगर नहीं समझे तो एक बार फिर बता दें हैं। पहले 5 जो जितना करा 5, 15 और जो 20 दिया है, इसका लॉसो तथा मौसो का अनुपात करा है। सबसे पहले लॉसो तथा मौसो निकाल लिए, लॉसो निकला 60 और मौसो निकला 5। लॉसो तथा करा मौसो का अनुपात, जो सबसे पहले लॉसो कह रहा है तो लॉसो को सबसे ऊपर में लिखेंगे, उसके बाद तथा मौसो कह रहा है तो उसको मौसो को निया में लिखेंगे। लॉसो का मान धर दिए 60 और एचसीएफ कितना है, मौसो का मान कितना है, 5। जब इसको काटे तो 12/1 आया। जब इसको इसी का अनुपात हम क्या लिखते हैं, 12:1 लिखते हैं। तो उम्मीद करते होंगे आप अच्छा से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 का रहा है, क्या निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह अभाज्य संख्या है। यानी सह अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जिसका एचसीएफ क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। तो आपको देखना है कि कौन मतलब ऐसा कौन सा युग्म यानी जोड़ा है जो सह अभाज्य संख्या है। एक एक करके चेक करते हैं कौन सी संख्या सह अभाज्य संख्या है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं ऐसा कौन सी संख्या जो सहअभाज्य यानी किसका एचसीएफ 1 आता है। जिस जोड़ा का एचसीएफ 1 आएगा वह क्या होगा, सहअभाज्य संख्या होगा। तो सबसे पहला ऑप्शन कह रहा है 14 और 35 का रहा है। इसका क्या लेना है, एचसीएफ ले लेना है। एचसीएफ जिसका अगर इसका एचसीएफ 1 आएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, सहअभाज्य संख्या हो जाएगा। तो इसका एचसीएफ लेना है तो एचसीएफ लीजिए 14 और 35 का एचसीएफ लीजिएगा तो कितना दाम लगेगा, 14 दूनी 28, 2 दाम 28 लग जाएगा। और जब 5 में से 8 घटेगा नहीं, इससे 5 लेगा, 15 हो जाएगा। 15 में से 8 घटेगा कितना बचेगा, 7 बचेगा। कितना बचेगा, 7। और ये 2 हो जाएगा, 2 में से 2 गया तो कट जाएगा। और फिर कितना उतारेंगे, 7 दूने 14। इसका एचसीएफ कितना आता है, 1 नहीं आता है। कितना आता है एचसीएफ, 7। इसका एचसीएफ पता है, इसलिए क्या हो, सहअभाज्य युग्म सहअभाज्य संख्या युग्म नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है 18 और 25 में कह रहा है। इसको हम चेक करते हैं। इसको चेक कीजिएगा कितना दाम लगेगा, 18 36 नहीं लगेगा, एक ही दाम लगेगा 18। तो जब 15 में 7 8 की जगह 7 बचेगा और 1 में कट जाएगा। और जब इसको लगेगा 18 और 17 7 है, 18 यहाँ पे उतारना है। कितना दाम लगेगा, 7 दूनी 14। 14 जब इसको घटाना है तो 8 में से 4 गया कितना बचेगा, 4 और 1 में कट गया। फिर कितना उतारना है, 7 उतारना है। जब 7 उतारेगा तो एक दाम लेगा कितना, 4। फिर 3 बचेगा, फिर 3 से 4 में लगेगा कितना आएगा, एक दाम 3, फिर 1 और 3। यही देखिए, यही आ गया, क्या हो गया, यही एक मतलब क्या है, सहअभाज्य संख्या है। यही मिल गया हमको, कौन है, ऑप्शन नंबर बी क्या है, एक सहअभाज्य संख्या है। और ये सब क्या है, सहअभाज्य संख्या नहीं होगी। जब मतलब 1 मिल गया है तो ये सब नहीं होगी, क्योंकि यही मतलब सहअभाज्य संख्या है। वैसे आप ये भी चेक करके देख सकते हैं, अगर इसका और इसका एचसीएफ 1 नहीं आएगा तो आप लोग चेक करके जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है 64 के वर्गमूल और 64 के घनमूल से भाग देने पर मान क्या होगा। ये बहुत ही मस्त क्वेश्चन है और ये बच्चे देखकर घबरा जाते हैं। तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं क्या होगा। तो जो क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे तो क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। क्या कह रहा है, 64 के वर्गमूल, वर्गमूल मतलब 64 के वर्गमूल कर दिए, ठीक है, 64 के वर्गमूल कर दिए को 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से, जो 64 के घनमूल क्या होगा, घनमूल मतलब 64 का क्या होगा, यहाँ 3 होगा, मतलब घनमूल 64 के
घनमूल से भाग देने पर, इसको भाग दे दिए 64 के घनमूल से, क्या किए भाग, 64 के घनमूल मतलब भाग दे दिए। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, 64 के वर्गमूल क्या होगा, मतलब 64 के वर्गमूल क्या होगा 8 होगा, 64 का वर्गमूल क्या होगा 8 होगा, और 64 के घनमूल कितना होगा 3 होगा, 4 होगा, क्या होगा 4 होगा, क्योंकि 64 का घनमूल कितना होता है 4, क्योंकि 4 का जब 4 की जगह 64 चला आएगा। घनमूल मतलब पावर 3, घनमूल मतलब क्या हुआ पावर, यानी उसको 3 गो में से जोड़ा 1 निकालना है। अब वर्गमूल मतलब 2 गो में से 1 निकालना है। 64 को आप 8 गुने 8 लिख सकते हैं, तो 8 में से 1 8 निकाल लिए, इसको क्या कहें वर्गमूल कहें, क्या कहें वर्गमूल। लेकिन 64 का क्या कर रहा है घनमूल से भाग देने, मतलब 64 का घनमूल मतलब रूट, यहाँ क्या होना चाहिए घनमूल मतलब 64 आ गया, घनमूल मतलब 3, घनमूल मतलब क्या होता है घनमूल पावर 3 जोड़ा में से 1 निकालना है। जब 64 का आप ऐसे लिख सकते हैं 4 गुने 4 लिख सकते हैं, इन 3 जोड़ा मिल गया, 3 में से 1 हम बाहर निकाल लिए, यहाँ देखिए निकाल लिए 3 में से बाहर, तो इसका कह रहा भाग देने पर क्या होगा, तो 4 दूने 8, कितना आएगा 2 आएगा, कितना आएगा इसका आंसर 2 आएगा। इसलिए यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो विद्यार्थी अगर सही से नहीं देखेगा तो फंस जाएगा। तो क्या कहते 64 के वर्गमूल, 64 का वर्गमूल आप जानते हो कितना होता है, फिर से बता रहे हैं 64 का वर्गमूल 8 होता है, को 64 के घनमूल, 64 का घनमूल क्या होता है मतलब 3 गो में से 1 लेना है, 64 घनमूल होता है कितना 4 होता है, 4 से भाग देने पर, घनमूल से भाग कर 64 के घनमूल से भाग देना, इसलिए घनमूल से भाग दिए कितना आएगा 4 दूने 8, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं, कह रहा है सअभाज्य संख्या का मौसा कितना होता है। अभी आपको परिभाषा इससे पहले वाले क्वेश्चन बताए थे, सअभाज्य संख्या का मौसा कितना होता है 1 होता है, क्या होता है 1, इसको याद ही रखना है, सअभाज्य संख्या का मौसा 1 होता है। 40 नंबर क्वेश्चन भी मतलब फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है देखिए ध्यान से, कह रहा है कि किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, तो आप लोग जानते हैं जिसका हर में 2 पावर m गुने 5 पावर n के रूप में होगा उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। इसमें देखिए 2 पावर m है गुने 5 पावर n भी है, लेकिन 3 भी है, इसलिए यह नहीं होगा क्योंकि हर में 3 आ गया। इसमें देखिए ऑप्शन नंबर बी में देखिए, इसमें कह रहा है 2/2 पावर m गुने 5 पावर n, इसमें क्या है 2 पावर n भी है और 5 पावर n भी है, यही राइट आंसर हो जाएगा। ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि 2 पावर n है, 5 पावर n भी है, लेकिन इसके अलावा 6 भी है, और डी सभी तो होगा ही नहीं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी पूर्णांक m के लिए, क्या कह रहा है किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है, यानी कौन सा मतलब पूर्णांक है, ऑप्शन नंबर ए देखना है, बी देखना है और सी और डी देखना है। जो सम संख्या के लिए क्या है एक प्रयुक्त मशीन तरह काम करता है कि m के जगह पर हम ऐसा कौन सा संख्या धरें कि हमको सम ही संख्या दे, यानी मशीन की तरह काम करे, कोई भी संख्या दे वो हमें सम ही संख्या देगा। तो देखिए अगर इसमें देखिए अगर 2 धरते हैं, अगर इसमें 1 धरते हैं तो 3, यह सम संख्या नहीं होता है, इसलिए यह नहीं होगा। अगर इसमें देखिए अगर 2 इसमें धरते हैं, 2 दूना 4 1 5, यह भी क्या है सम संख्या नहीं, ये जो दिया गया है यह सम संख्या नहीं दे पाएगा हमको। अगर इसमें देखिए अगर 2 धरते हैं, अगर m लोग अगर 2 धरते हैं, 2 दूना 4 सम संख्या हमको दे रहा है। अगर m लोग हमारे 1 धरते हैं तो 1 गुना 2 2 ही आएगा सम संख्या। m के स्थान पर अगर आप कोई भी संख्या मतलब रखना है प्राकृतिक संख्या, तो आपको सम संख्या ही देगा, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि m के स्थान पर कोई भी संख्या मतलब आप रखने पर आपको सम संख्या ही देगा। हमको क्वेश्चन भी कह रहा है किसी m पूर्णांक के लिए सम संख्या का रूप होगा, यानी ऐसा कौन सा मतलब इसमें ऑप्शन दिया गया है जिसमें मतलब m का मान रखने पर हमको बार बार क्या आएगा सम संख्या आएगा। लेकिन इसमें तो अगर 2 रखते हैं 2 दूना 4 1 5 आ जाता है, सम संख्या हुआ नहीं। लेकिन यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर 2 m जो है m ये ऐसा ऑप्शन है इसमें अगर आप कोई भी संख्या रखिएगा प्राकृतिक संख्या, तो आपको m का जो संख्या आएगी वो एक सम संख्या ही आपको निकाल कर देगी, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सी आंसर राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे प्रकटित करने का तकनीक है। आप बताइए, अगर आप पढ़े होंगे तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है मतलब इससे क्या हम निकालते हैं, लॉसवा निकालते हैं, मौसवा निकालते हैं, या दोनों निकालते हैं, या भागफल निकालते हैं। आपको याद होगा यूक्लिड विभाजन परिमेय के द्वारा हम क्या निकालते हैं मौसवा निकालते हैं, यानी एचसीएफ सिर्फ निकालते हैं। बच्चे लोग एलसीएम भी मार देते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए आपको क्या निकालना है लिखना है ऑप्शन मानना है मौसवा। सिर्फ जो है हम मौसवा ही निकालते हैं, इससे अभाज्य गुणनखंड के द्वारा हम लॉसवा तथा मौसवा दोनों निकालते हैं।
लेकिन हमको क्या पूछ रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, सिर्फ हमको क्या निकला है, मॉसवा ही निकालते हैं, लॉसवा नहीं निकालते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मॉसवा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे, 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि पी एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। फिर क्या कह रहा है, सम पूर्णांक, ऐसा कौन सा मतलब है जो हमको सम पूर्णांक देगा। फिर वही क्वेश्चन रिपीट है, सिर्फ यहाँ एम था, यहाँ क्या था, यहाँ क्या है, पी है, तो ऑप्शन नंबर यही क्या है, इसका राइट आंसर होगा। यानी ऐसा पी के स्थान पर कौन मतलब कोई भी संख्या आपको रखना है तो आपको क्या आएगा, सम पूर्णांक ही आएगा, क्या आएगा, सम पूर्णांक है। आप अगर आपको एक मन है रखने के, एक रखिएगा पी के स्थान पर, 1 गुना 2 की जगह 2 ही आएगा। अगर 2 रखिएगा, 2 गुना 2 2 तब पर भी 4 सम ही संख्या आता है। अगर 3 रखना है, 3 गुना 2 तो क्या आता है, 6 सम संख्या है। अगर 4 रखिएगा, 4 गुना 8 क्या है, सम संख्या है। लेकिन इसमें रखिए, अगर 2 रखते हैं, 2 1 3 क्या है, विषम संख्या आ जाता है। इसमें अगर पी 3 रखते हैं, पी 3 भी क्या है, विषम संख्या। अगर इसमें देखिए, अगर 2 रखते हैं, 2 गुना 4 1 5, यह भी क्या है, विषम संख्या हमको दे रहा है। लेकिन हमको निकालना क्या है, सम संख्या निकालना है, तो सम संख्या क्या होगा, 2p हो जाएगा, क्या होगा, 2p। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए और बी अभाज्य संख्या है, कौन सा संख्या है, अभाज्य संख्या हम उसको कहते हैं जो एक और स्वयं से विभाजित हो, उसी को हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। कह रहा है ए और बी क्या है, अभाज्य संख्या है, तो ए और बी का लॉसवा कह रहा है, क्या कह रहा है, लॉसवा यानी एलसीएम होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बच्चे यह देख कर घबरा जाते हैं, आपको घबराना नहीं है, जो क्वेश्चन कह रहा है वो क्वेश्चन के हिसाब से लेंगे। कह रहा है ए बी को अभाज्य संख्या, आप मान लीजिए कोई अभाज्य संख्या, जैसे 2 एक अभाज्य संख्या है, हाँ है अभाज्य संख्या, 3 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। मान लीजिए ये हो गया ए, ये क्या हो गया, बी हो गया, क्या हो गया, बी हो गया। तो ये क्या कह रहा है, अभाज्य संख्या। तो मान लिया अभाज्य संख्या, क्यों, क्योंकि 2 भी है, एक से विभाजित होती है और एक स्वयं से विभाजित होती है। 3 भी क्या है, एक से विभाजित होती है और एक स्वयं से विभाजित होती है, इसलिए क्या है, दोनों अभाज्य संख्या है। मान लिए ए और बी क्या है, अभाज्य संख्या है। कह रहा है ए बी मतलब इसका लॉसवा क्या होगा, इसका लॉसवा क्या होगा, मतलब जैसे इसका लॉसवा करते हैं तो 2 गुना 3 क्या आता है लॉसवा, इसका अगर लॉसवा लेना है 2 और 3 लगेगा नहीं, तो इसकी सिर्फ क्या होता है, गुना हो जाता है, 3 गुना 6। इसी तरीके से ए बी जो है कोई संख्या मानिएगा तो ये दोनों क्या आएगा, गुणाम आ जाएगा, क्या आएगा, गुणाम। यानी ए गुना बी करना पड़ेगा हमको, क्या करना पड़ेगा, ए गुना बी, क्योंकि हम ए गुना बी किए तभी तुमको 6 आया। अगर ए गुना बी नहीं करते, यानी 2 गुना 3 नहीं करते, हमको 6 नहीं आता। यानी अभाज्य संख्या रहने पर हमको जो संख्या दी रहती है उसी को हमको गुना करना पड़ता है, इसलिए हम क्या किए, ए गुना बी ही किए। तो ऑप्शन देखिए, ए गुना बी क्या हो गया, लिखा गया आपको ए गुना बी, ऑप्शन नंबर सी। जब भी कोई इसके बीच में कुछ चिन्ह ना रहे तो आपको समझना है क्या है, इसमें गुना है, तब यहाँ क्या होगा, गुना ही हमेशा रहता है। तब ना ए गुना बी रहेगा, तब हम गुना करेंगे तब ना ए बी आएगा, इसलिए इसका क्या, किसका चिन्ह रहता है, गुना का चिन्ह रहता है। आपको मान के चलना है, जब भी कोई चिन्ह ना रहे तो आपको बीच में किसका चिन्ह मानना है, गुना। इसीलिए ए बी और बी अभाज्य संख्या है, तो इसका लॉसा क्या होगा, ए बी हो जाएगा। मतलब 2 संख्या का गुना मतलब लगेगा नहीं, अभाज्य संख्या है तो इसको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। 45 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि 2 परमेय संख्याओं के बीच कितनी परमेय संख्या निकाली जा सकती है। यह भी क्वेश्चन बहुत ही मतलब इजी है और बहुत एग्जाम में बहुत बार बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है और बिहार बोर्ड की सबसे फेवरेट क्वेश्चन के रूप में से एक यह भी क्वेश्चन है। कह रहा है कि 2 परमेय संख्याओं के बीच कितनी परमेय संख्या हो सकती है, अनंत परमेय संख्या हो सकती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनंत परमेय संख्या हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 46 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है 2 लगातार सम संख्याओं का मौसो है। लगातार सम संख्या, अगर आपको लगातार सम संख्या निकालना आता हो तो आप इजीली आप क्या करते हैं, निकाल सकते हैं। लगातार सम संख्या किसको कहते हैं, जैसे 2 4 हो गया, 6 8 हो गया, पिछला क्वेश्चन रिपीट हो गया है, आपको बताएंगे। ये सब क्या है, सम संख्या है। इसका जब सम संख्या का लॉसवा क्या कर रहा है, मौसवा निकालिएगा, निकालिए कोई भी लगातार, जैसे 12 10 12 का निकालिए मौसवा, लगातार सम संख्या है ना, इसी का निकालिए। लगातार सम संख्या है 10 और 12 का निकालिएगा तो एकदम 10 आएगा, फिर 2 कट जाएगा, फिर कितना आएगा, 10 आएगा, फिर 5 कट जाएगा, तो यहाँ कितना बचा, 2 बचा, ही क्या है, एचसीएफ हो गया, क्या आएगा, एचसीएफ यानी मौसवा 2 ही आएगा। तो 2 लगातार संख्याओं का मौसवा कितना आता है, 2 आता है। ये आपको याद ही रख लेना, नहीं तो आप एग्जाम में मतलब ऐसे बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 47 नंबर क्वेश्चन करा 5005 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात करा है। 5005 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और देखेंगे 5 का घात कितना है, तो अपने पता चल जाएगा 5 का घात कितना है। तो चलिए 5005 का पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 5 जाए 5 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। पहले 5 दाम लगेगा, 10 × 5 = 50, 0 1। इसका आप देखेंगे 11 दाम लगेगा, फिर तो 11 × 9 = 99, अब बच गया 1, तो फिर कितना दाम लगेगा, 11 × 1 = 11, फिर 13 दाम लगेगा, 13 × 7 =
51। देखिए 5 का घात इसमें क्या, 5 एक ही बार आया है, यानी 5 का घात कितना होगा, एक ही होगा। क्या होगा, 5 कितना बार आया है, एक ही बार आया है, तो 5 का घात कितना होगा, एक ही होगा। तो 5 का घात क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है 1, यानी 5 का घात कितना होगा, एक ही होगा। क्यों, क्योंकि 5 की इसमें जब अभाज्य गुणनखंड किए 5005 का, तो 5 कितना बार आया है, एक बार आया है, इसलिए इस 5 का घात 1 हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 44 का रहा है, सॉरी 48 का रहा है, 48 नंबर क्वेश्चन देखना है। कह रहा है दो संख्याओं ए और 18 का लॉस 36 है। क्या कह रहा है, दो संख्या है, एगो ए है और एक 18 है। जब इन दोनों का लॉसवा करता है 36 आता है, तो 36 तथा मौसवा, यानी इन दोनों को मौसवा करता है तो 2 आता है। तो कह रहा है ए का मान ज्ञात करने के लिए। बहुत इजी क्वेश्चन, आपको लॉसवा मौसवा दिया गया है और दूसरी भी संख्या दिया गया है, यानी आपको ए का मान निकालना है। आप पढ़े होंगे, यानी पहली संख्या यानी ए बराबर क्या होता है, लॉसवा गुने मौसवा बट्टे दूसरी संख्या होती है। तो चलिए इसी तरीके से हम निकालते हैं, मान लेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई मतलब तो क्वेश्चन नहीं है। कह रहा है कि दो संख्या देगा, एक संख्या पहली संख्या क्या दिया गया है, पहली संख्या मान लेंगे। पहली संख्या क्या है, पहली संख्या ए है, तो ए मान लिए। दूसरी संख्या क्या दिया गया है, 18 दिया गया। दूसरी संख्या क्या दिया गया है, 18 दिया गया। दूसरी संख्या क्या मान लिए, 18 मान लिए। और लॉसवा कितना दिया गया, 36। लॉसवा लिख लिए, लॉसवा कितना गया है, 36 दिया गया है, 36 लिख लिए। और एचसीएफ कितना गया है, 2 दिया गया है। एचसीएफ लिख लिए, एचसीएफ बराबर कितना गया है, 2 दिया है, 2 लिख लिए। हमको क्या करा, एक मान, एक मान कब निकला, पहली संख्या निकाल लेंगे तो हमको एक मान निकल जाएगा। तो पहली संख्या बराबर आप लोग पढ़ेंगे, पहली संख्या बराबर फॉर्मूला क्या होता है, पहली संख्या बराबर फॉर्मूला होता है कि एचसीएफ गुने एलसीएम, मतलब एचसीएफ यानी लॉसवा या लॉसवा गुने मौसवा कहिए, लॉसवा गुने मौसवा बटे क्या होती है, दूसरी संख्या होती है। क्या होती है, दूसरी संख्या होती है। तो चलिए लॉसवा कितना है, 36 है, 36 दे दिए, गुना है गुना दे दिए। मौसवा कितना है, 18 है, सॉरी दूसरी संख्या कितना है, मौसवा कितना, 2, सॉरी मौसवा कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, यहाँ पे 2 लिखना है। और दूसरी संख्या कितना दिया गया है, दूसरी संख्या 18 दिया गया है, तो 18 लिख लेंगे। 18 दूना 36, 2 दाम कट जाएगा, कितना आएगा, 4 आएगा। यानी पहली संख्या जो हम ए माने थे, तो एक मान कितना आ गया, 4 आ गया। कितना आ गया, 4। आप पहली संख्या के हिसाब से बना सकते, इसका एक का मान कितना आ गया, 4। तो ऑप्शन नंबर ए में ही है, ऑप्शन नंबर 4। दो संख्या दिया गया है, आपको पहली संख्या निकाल लेना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है। क्या कह रहा है, n एक प्राकृतिक संख्या है, तब n है हमेशा प्राकृतिक संख्या होगी, हमेशा प्राकृतिक संख्या होगी, या हमेशा अपरिमेय संख्या होगी, या हमेशा परिमेय होगी, या कभी परिमेय संख्या और कभी अपरिमेय संख्या। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। अगर आप इसमें दिमाग लगा कर नहीं बनाते हैं तो आप गलत कर बैठिएगा। कह रहा है n क्या है, प्राकृतिक संख्या, मतलब n लूंगा 1 2 3 4 कुछ भी मान सकते हैं। अगर प्राकृतिक संख्या है तो अगर n पर हम क्या करते हैं, रूट देते हैं। क्या देते हैं, रूट। तो कौन संख्या होगा, n की जो n लिखे हैं ये क्या है, प्राकृतिक संख्या। n के स्थान पर हम 1 2 कुछ मान सकते हैं, प्राकृतिक संख्या वाला कोई चीज मान सकते हैं। अगर आप 1 मानते हैं तो इसका वर्ग 1 निकल जाता है। अगर आप 2 मानते हैं, अगर n के स्थान पर अगर रूट n के स्थान पर 2 मानते हैं, इसका रूट 2 आएगा। अगर 3 मानते हैं, रूट 3 आएगा। अगर रूट क्या मानते हैं, 4 मानते हैं, इसका 2 निकल जाएगा। देखिए कभी क्या आ रहा है, परिमेय भी संख्या आ रही है, कभी परिमेय भी संख्या आ रही है, कभी अपरिमेय भी संख्या आ रही है। यानी n के स्थान पर सम संख्या, जैसे 4 भी एक क्या है, मतलब 4 भी एक कौन संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। कभी प्राकृतिक संख्या रखते हैं तभी सम संख्या निकलती है, कभी 2 भी एक क्या है, प्राकृतिक संख्या है। और 2 रखते हैं कभी अपरिमेय संख्या निकलती है। इसलिए क्या है, जब मतलब n प्राकृतिक संख्या के लिए अगर उस पर रूट चढ़ा देते हैं, कभी परिमेय भी संख्या निकलेगी और कभी अपरिमेय भी संख्या निकलेगी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कभी क्या निकलेगी, परिमेय संख्या भी निकलेगी। इसलिए क्या हो गया, इसलिए रूट क्या है, रूट अगर प्राकृतिक कोई संख्या n है उस पर रूट चढ़ा देंगे, कभी परिमेय भी संख्या निकल जाती है, कभी अपरिमेय भी निकल जाती है। क्योंकि 3 भी प्राकृतिक संख्या है और 3 पर रूट देंगे तो अपरिमेय संख्या निकल जाएगी। और 4 भी क्या है, प्राकृतिक संख्या है और 4 पर रूट देंगे तो परिमेय संख्या निकल जाएगी। इसलिए कभी कहता है, इसलिए कभी n प्राकृतिक संख्या के लिए जब n पर रूट देंगे तो कभी परिमेय भी संख्या निकाल देगी और कभी अपरिमेय भी संख्या निकाल देगी। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर कह रहा है 50 में। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 50 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या किस कौन सी है, देखिए 0.5 की क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि जब पॉइंट उठाएंगे तो बट्टा में 100 आ जाएगा और पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाएगा। और बी में है 0.14 पर रेकरिंग है। जब भी आपको बताया होंगे, जब भी रेकरिंग आता है तो वहाँ पे क्या होती है,
भले अशांत आवर्ती होती है, अशांत होती है, लेकिन ये क्या है, परिमेय संख्या होगी, क्योंकि 4 क्या बार बार रिपीट करेगी, और रिपीट जो करते हैं वो भी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। ऑप्शन नंबर सी देखिए 0.4444444 है, यानी 0.44 बार बार क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रही है। ये भी एक अशांत आवर्ती है, क्या है, आवर्ती, इसलिए यह भी क्या है, परिमेय संख्या है, बार बार रिपीट कर रहा है। आप जानते होंगे जो रिपीट करता है वो भी क्या होता है, परिमेय ही संख्या होती है। और ऑप्शन डी में देखिए 0.313111 ऐसी कर मतलब ये कभी रिपीट नहीं करेगा, अगर बढ़ते जाएगा, इसलिए यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या, ये रिपीट नहीं करता, अशांत अनावर्ती है, क्या है, अशांत अनावर्ती, इसलिए ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो उम्मीद करते होंगे आप लोग अभी 50 में 50 तक समझ गए होंगे। रुपेश, अंकित, जो आदित्य, जितना लक्ष्मण, जितने भी लड़के देख रहे हो, इसी में से क्वेश्चन आने की संभावना है। गुलशन, तुम भी इसी को बार बार प्रैक्टिस करना है, और इससे एक भी इधर क्वेश्चन नहीं आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, तो इसलिए बार बार इसी को प्रैक्टिस करना है। और चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले जो क्वेश्चन जो है, मतलब जो 2 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे 2 नंबर ही क्वेश्चन पूछा जाता है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन इस अध्याय से नहीं पूछा जाता है। तो आप देखेंगे इससे जो 2 नंबर की क्वेश्चन बनने वाली है, वो सारा क्वेश्चन को देखने वाले हैं इस वीडियो में, बने रहिए आप लोग। सब्जेक्टिव का पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध करे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। या सिद्ध करने वाला तो एक 2 नंबर तो फिक्स ही रहता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग ध्यान से देखिए इसको कैसे सिद्ध करते हैं। कोई भी संख्या रहे, √3 रहे या √5 रहे, √7 रहे, √9 रहे, सॉरी √11 रहे, ये अपरिमेय संख्या कैसे है, इसको सिद्ध करने का एक ही नियम होती है जो आपको बताते हैं। अगर आप √3 सिद्ध करना सीख जाएंगे तो आप √5, √7, √2, √11 ये सब अपने से सिद्ध कर सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन को सिद्ध करते हैं कि सिद्ध करिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या हमको सिद्ध करना है, तो इसीलिए हम उल्टा मान लेंगे कि माना कि √3 क्या है, परिमेय संख्या। तो यहाँ लिखेंगे माना कि √3 एक परिमेय संख्या। क्या मान लिए, परिमेय संख्या है। जब हम परिमेय संख्या मान लिए तो इसलिए क्या होगा, √3 बराबर क्या हो जाएगा, P/Q, क्योंकि परिमेय संख्या हम मान लेते, परिमेय संख्या वो होता है जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए क्या लिखे, √3 बराबर P/Q, और लिखेंगे ब्रैकेट में जहां Q बराबर क्या नहीं होना चाहिए, जहां Q बराबर नॉट इक्वल टू 0, तथा P और Q क्या होना चाहिए, P और Q एक सहअभाज्य संख्या होना चाहिए। एक क्या होना चाहिए, सहअभाज्य संख्या हो, या मान लिए। तो चलिए ठीक है, हम पहले क्या माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। इसलिए जब परिमेय संख्या मैंने मान लिया तो √3 बराबर P/Q होगा, और जहां Q बराबर नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि परिमेय संख्या माने तो अगर Q 0 हो जाएगा तो परिमेय संख्या होगा नहीं। और P और Q क्या है, सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या हम उसको कहते हैं जिसका HCF क्या हो, एक हो। क्या हो, एक हो। तो हम लिख सकते हैं, इसलिए √3 बराबर P/Q, क्या लिखे, P/Q। अब लिखना है जो Q है भाग में है, Q यहाँ देख रहे हैं Q कहाँ है, भाग में। जब भाग में से बराबर किस साइड लाते हैं, किस में चला जाता है, गुणा में चला जाता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, √3Q चला जाएगा। क्या आएगा, √3Q बराबर P चला आएगा। क्यों, क्योंकि जो Q था बराबर किस साइड लाएंगे, गुणा में आएगा, गुणा में चले आया, क्या कहाँ चले आया, गुणा में ले आया। फिर लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। दोनों तरफ एक √3 इंटू Q का वर्ग करेंगे, और इधर P है तो P का वर्ग कर, दोनों तरफ वर्ग कर दिए। अब दोनों तरफ वर्ग कर दिए तो इसका वर्ग अलग हो जाएगा, √3 का वर्ग अलग निकाल लेंगे, और जो Q है इसका भी वर्ग है, क्योंकि दोनों का वर्ग है, दोनों का वर्ग कर लिए, बराबर P² है तो P² दे दिए। उसके बाद देखना है ये स्क्वायर रूट क्या होती है, कट जाती है, सिर्फ क्या होता है, Q बचा, और Q का स्क्वायर है तो Q का स्क्वायर दे दिए, और यहाँ P² है तो P² दे दिए। अब क्या करना है, जो
क्यू है, क्यू के इधर ही रखेंगे और 3 को किधर भेजेंगे, 3 को बटा के मतलब भाग में भेजेंगे। तो यहाँ की लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, जो 3 गुना में है इसको कहाँ लाएंगे, बट्टे आकर नहीं भाग में, इधर बराबर किस साइड आएगा, किस में चलाएगा, भाग में चलाएगा, क्या आएगा, भाग में चलाएगा। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि 3 जो है 3 पी स्क्वायर को क्या करती है, को 3 पी स्क्वायर को विभाजित करती है, विभाजित करती है, इसलिए 3 पी को भी क्या करेगी, पी को भी क्या करेगी, विभाजित करेगी, ये लिख दिए, विभाजित करेगी। अब फिर मानना है, अब फिर क्या माना, अब माना P बराबर 3m, क्या मानना है, 3m मान लेना है, 3m हमने क्या है माना, अब P बराबर 3m माना है। अब लिखेंगे फिर समीकरण 1 में, समीकरण 1 नहीं माने इसको मान लेना है, समीकरण 1 इसको मान लेना है, समीकरण 1 मान लेना, लिखेंगे समीकरण 1 में P का मान रखने पर, P का मान रखने पर, P का मान रखने पर जो समीकरण 1 दिया गया है उस समीकरण पहले लिख लेंगे। समीकरण 1 क्या दिया गया है, देखिए समीकरण दिया गया 1 3q बराबर P दिया गया है, क्या दिया गया, समीकरण 1 इसको माने थे, समीकरण पहले जो दिया गया है उस समीकरण लिख लेंगे, यानी 3q बराबर P, ये समीकरण हमको दिया गया। P के स्थान पर हमको क्या रखना है, 3m रखना है, क्या रखना है, 3m। आपको याद रखना होगा कि जो यहाँ 3m माने हैं, अगर रूट 5 रहता तो हम यहाँ क्या मानते, रूट 5m मानते, अगर रूट 7 रहता तो हम 7m मानते, लेकिन यहाँ क्या है, रूट 3 को हमको सिद्ध करना है, ऊपर में संख्या है, इसलिए हम P बराबर क्या माना है, 3m माना है। अब देखिए जहाँ P का मान है वहाँ जहाँ इस समीकरण में जहाँ P है वहाँ किसका मान धरेंगे, 3 यहाँ P बराबर 3m दिया है, P क्या, P के जगह पे क्या रखेंगे, 3m रखेंगे, तो लिखना है 3 इंटू क्यू बराबर P का स्थान क्या रखेंगे, 3m, क्या लिखेंगे, 3m। अब फिर लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने, क्या करने पर, वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, इसका मतलब रूट 3 क्यू का होल स्क्वायर करेंगे और जो 3m है इसका भी क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे। अब जो स्क्वायर है उसको क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे, रूट 3 का स्क्वायर अलग कर देंगे और जो क्यू का भी स्क्वायर है उसको भी क्या कर लेंगे, अलग करेंगे, और इसका क्या हो जाएगा, 3 तिया 9 m स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट क्या होगा, कट जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, 3q स्क्वायर बराबर 9 m स्क्वायर। अब क्या लिखना है, जो क्यू स्क्वायर है इसको इधर ही रखेंगे और जो 3 इधर गुना में है उसको भाग में ले जाएंगे, तो क्या होगा यहाँ पे 9 m स्क्वायर बटे 3। अभी क्या होगा, कट जाएगा, क्या बचेगा, क्यू स्क्वायर बटे 3m स्क्वायर। ये दोनों बराबर है, इसको अदला बदली कर सकते हैं, यहाँ लिखेंगे 3m स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर, और अब क्या लिखेंगे, जो m स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, m स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटे 3, क्या लिखेंगे, m स्क्वायर बराबर, क्यों, क्योंकि 3 यहाँ क्या है, गुना में है, गुना में बराबर किस साइड लाते हैं, किस में चला जाता है, भाग में चला जाता है, किस में चला जाता है, भाग में चला जाता है। अब यहाँ लिखेंगे कि 3 जो है क्यू स्क्वायर को विभाजित करती है, क्यू क्या करती है, क्यू जो है क्यू स्क्वायर को विभाजित करती है, लिखेंगे चूंकि 3 जो है किसका, किसको विभाजित करती है, क्यू स्क्वायर को विभाजित करती है, इसलिए जो है, इसलिए 3 क्यू को भी क्या करेगी, को भी विभाजित करेगी, क्या करेगी, विभाजित करेगी, क्या करेगी, विभाजित करेगी। लेकिन हमने तो माना तो इसका क्या होना चाहिए, अभिनिष्ट गुणनखंड 1, या इसका क्या होना चाहिए, एचसीएफ क्या होना चाहिए, मतलब 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो 3 है
पी स्क्वायर को भी विभाजित कर रही है, और यहाँ पे तीन जो है पी स्क्वायर को विभाजित कर रही है। यहाँ देखिए 3 जो है पी स्क्वायर को विभाजित कर रही है, और यहाँ पे 3 जो है क्यू स्क्वायर को भी विभाजित कर रही है। हम यहाँ क्या पाते हैं? विरोधाभास पाते हैं। क्या पाते हैं? विरोधाभास पाते हैं। अतः हमारा मानना क्या हुआ? गलत हुआ। अतः दी गई संख्या क्या है? एक अपरिमेय संख्या। हम यही बात भाषा के रूप में लिखेंगे। चलिए लिखते हैं, यही बात हम भाषा के रूप में क्या लिखेंगे, देखिए लिखते हैं कैसे लिखेंगे। अब हम यहाँ लिखेंगे, चूंकि उपयुक्त कथन जो है, उपयुक्त कथन लिखेंगे, चूंकि उपयुक्त कथन P तथा Q उपयुक्त कथन P तथा Q में एक के अलावा 3 भी क्या है? 3 भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है। क्या है? उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इसलिए जो हमने माना था, इसलिए हमने जो माना था कि √3 एक परिमेय संख्या है, यह हमारा मानना, यह माना था कि √3 एक परिमेय संख्या है, यह गलत हुआ। अतः दी गई संख्या क्या है? दी गई संख्या यानी √3 एक अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या है। मतलब हमने सिद्ध कर दिया। अगर आप ऐसे लिखते हैं तो आपको फुल में फुल यानी 2 में से 2 अंक, मतलब पूरा में से पूरा दी जाएगी। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वही सिद्ध करने वाली क्वेश्चन है। सब अभी सिर्फ सिद्ध ही करने वाली क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है सिद्ध करें 3 + √3 क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसको भी सिद्ध करना है। और 3 में से √3 भी अपरिमेय संख्या है, इसको भी सिद्ध करना है। 4 + 3√5 इसको भी सिद्ध करना है। और 4 + √2 का होल स्क्वायर, और 3 + √2 का होल स्क्वायर, और 2 - √3 का होल स्क्वायर, ये सारे सिद्ध करना है कि क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसको भी सिद्ध करना है। तो अगर √3 के स्थान पर अगर आपको 5 रहे, तो जहां जहां हमने 3 दिया वहां आपको क्या करना है? 5 कर देना है, और आपका क्या होगा? बन जाएगा। जैसे हमें यहाँ जहां जहां 3 है वहां आपको सिर्फ 5 डालना है। इसी पर से आपका √5 और √7 और √11 जो भी है वो अपरिमेय संख्या आप सिद्ध कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि सिद्ध करें 3 + √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। क्या है? एक अपरिमेय। ये सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो चलिए इसको सिद्ध करते हैं। सबसे पहले उसी तरह जैसे मानते थे, जो हमको सिद्ध करना रहता है उसको हमको क्या मानना है? अपरिमेय संख्या मान लेना है। तो माना 3 + √3 एक क्या है? एक परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय। माना √3 एक क्या है? एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो इसलिए लिखेंगे 3 + √3 बराबर क्या लिखेंगे? P/Q लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। तो लिखेंगे जहां क्या लिखेंगे? Q बराबर क्या होगा? Q बराबर ≠ 0 लिखेंगे। तथा P और Q क्या है? P और Q एक सहअभाज्य संख्या। क्या है? सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या मतलब आपको बताए थे जिसका क्या होना चाहिए? सहअभाज्य संख्या मतलब जिसका HCF 1 होना चाहिए।
जब हम मान ली सहअभाज्य संख्या है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद लिखना है 3 + √3 बराबर p/q। तो परिमेय संख्या मान ही लिए हैं। अब लिखना है जो ये 3 जो है आप देख रहे हैं क्या है, 3 इधर प्लस में उधर माइनस में करना है, उधर क्या किस में करना है, माइनस में करना है। 3 जो है उसको माइनस में कर, जो 3 है इधर प्लस में उसको माइनस में करना है। तो यहाँ सिर्फ बचेगा √3 बराबर p/q - 3, ये बच जाएगा। अब इसको आपको एलसीएम लेना आता होगा तो आप ले लीजिए एलसीएम। √3 बराबर इसका एलसीएम लेगा तो क्यू आएगा एलसीएम, और क्यू और क्यू में भाग दिया तो एक दाम लगेगा, और 1 × p करेंगे p आएगा माइनस इसको क्यू दाम में 3q आएगा, क्या आएगा 3q। अब यहाँ पे देखिए अभी तुरंत आपको सीधे करके बताए थे √3 ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या। जो p और q भागा q मतलब ये क्या है, एक मतलब परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या कौन होता है, पूर्णांक होता है परिमेय संख्या। पूर्णांक में पूर्णांक घटाएंगे या पूर्णांक से भाग देंगे, हमको क्या आएगा, परिमेय ही संख्या आती है। क्या आती है, परिमेय ही संख्या आती है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि √3 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या है। √3 क्या है, परिमेय संख्या है। √3 एक परिमेय संख्या है तथा p - 3q/q एक √3 एक अपरिमेय लिखना है। क्या लिखना है, अपरिमेय संख्या है तथा p - 3q एक परिमेय संख्या है। क्या लिखना है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। इसलिए √3 बराबर नहीं होगा, क्योंकि परिमेय संख्या बराबर और परिमेय संख्या नहीं होते, बराबर नहीं होगा। क्या मतलब p - 3q/q। क्यों, क्योंकि हम जानते, क्योंकि लिखेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या आपस में क्या होते, बराबर, आपस में बराबर नहीं होते। क्या नहीं होते हैं, बराबर नहीं होते हैं, बराबर नहीं होते हैं। क्या होते हैं यानी परिमेय बराबर अपरिमेय क्या है, बराबर नहीं होते। अतः दी गई संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या। लिखेंगे अतः क्या है, 3 + √3 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या। प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी तरह से क्वेश्चन क्या है 3 में, यहाँ देखिए इसी तरह से क्वेश्चन क्या है 3 में √3। सिर्फ इधर जो माइनस √3 है इसको उधर करेंगे। देखिए ये भी क्वेश्चन मतलब विद्यार्थियों को दिक्कत करता है, माइनस आ गया इसीलिए दिक्कत करता है। इसको भी सॉल्व करते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 - √3 क्या कह रहा है, 3 - √3 सिद्ध करना है, अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले जो है उसको लिख लेते हैं, परिमेय संख्या मान लेते हैं। लिखेंगे माना 3 - √3 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। ये जो परिमेय संख्या सब में मानना है, जो भी सिद्ध करने वाला चीज रहे तो मान लेना है 3 - √3 एक परिमेय संख्या। जब मान लिए परिमेय संख्या तो लिखेंगे, इसलिए 3 - √3 बराबर p/q लिख लिए। जब p/q लिख लेते हैं ब्रैकेट में लिखेंगे, जहां ये बात जितना लिख रहे हैं इसमें ये जो लिख रहे हैं इस सब में लिखना है, कॉमन चीज है। जहां q बराबर ≠ 0 तथा p और q क्या हो, एक सहअभाज्य संख्या हो, तथा p और q एक क्या हो, एक सहअभाज्य संख्या। क्या हो, सहअभाज्य संख्या हो। क्या हो, एक सहअभाज्य संख्या हो। क्या होना चाहिए, एक सहअभाज्य संख्या मतलब है पी क्यू क्या है, एक सहअभाज्य मतलब एक जिसका क्या होना चाहिए, एचसीएफ एक होना चाहिए। जब ये मान लिए थे लिखेंगे 3 - √3 बराबर p/q, माने क्या, माने p/q। अब इसके बाद क्या करना, जो 3 है इधर इसको 3 कैसे करना, या आप ऐसे भी कर सकते हैं। जो -√3 है, -√3 छोड़ दिए, तीनों को उधर ले जाइए, इधर क्या बचेगा, -√3 बच जाएगा। तो
आप इधर क्या लिखिएगा, पी बाई क्यू, जो इधर 3 प्लस में, इधर क्या आ जाएगा, माइनस में चला आएगा। तो माइनस हटाने के लिए क्या करते हैं, माइनस हटाने के लिए क्या करते हैं, माइनस से ही गुना करना पड़ेगा दोनों साइड, क्योंकि अगर माइनस हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस से ही गुना पड़ेगा। इधर माइनस भी गुना कर दिए, √3 आ गया, फिर इधर भी क्या करना पड़ेगा, माइनस से ही गुना करना पड़ेगा, पी बाई क्यू -3 है तो इधर भी माइनस गुना करना पड़ेगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, √3 इधर बच जाएगा, √3 बराबर, तो ये जो पी जो प्लस में है माइनस में चला आएगा, जो प्लस में माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, √3 प्लस में चला आएगा, क्या आ जाएगा, प्लस में चला आएगा। तो अब आपके लिए आसानी हो गया कि यहाँ क्या बचा है, माइनस √3 नहीं बचा है, आप प्लस √3, फिर उसी तरह बन जाएगा कि हम क्या हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, यह क्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए परिमेय बराबर अपरिमेय क्या है, संभव नहीं है, इसलिए दी गई संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्योंकि जो पी बाई क्यू क्या है, एक पूर्णांक है, पूर्णांक में किसी कोई भी संख्या जोड़ेंगे क्या आएगा, पूर्णांक ही आएगा, और हम जानते हैं पूर्णांक क्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है, इसलिए लिखेंगे चूंकि √3 एक क्या है, चूंकि √3 एक अपरिमेय संख्या, क्या है, अपरिमेय, चूंकि √3 एक अपरिमेय से, अभी तुरंत आपको सिद्ध करके बताए थे, √3 एक अपरिमेय संख्या है, और पी बटे क्यू प्लस 3 एक परिमेय संख्या, एक क्या है, परिमेय संख्या है, क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या, एक क्या है, परिमेय संख्या लिखेंगे। इसलिए परिमेय बराबर क्या होता है, परिमेय या परिमेय बराबर अपरिमेय क्या होता है, संभव नहीं है, परिमेय बराबर अपरिमेय क्या है, बराबर, परिमेय बराबर अपरिमेय क्या है, संभव नहीं है, क्या है, संभव, मतलब ये अपरिमेय बराबर नहीं होता है, क्या होता है, परिमेय बराबर अपरिमेय नहीं होता है। अतः दी गई संख्या क्या है, अतः दी गई संख्या, अतः दी गई संख्या क्या है, अतः दी गई संख्या, अतः दी गई संख्या, कौन दी गई संख्या, 3 में √3 एक क्या है, एक परिमेय, सॉरी एक और क्या है, और परिमेय संख्या, क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये भी सिद्ध हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 4 + √3 एक अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध करना है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं क्या है, क्या सिद्ध करना है। मतलब 4 + √3 एक अपरिमेय संख्या, जो सिद्ध करना था उसको हम पहले क्या मानते हैं, एक परिमेय संख्या है, क्या मान लेते हैं, एक परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले मान लेंगे कि 4 + √3 एक क्या है, एक परिमेय संख्या, क्या है, एक परिमेय संख्या, इसको मान लेते हैं। 4 + √3 एक क्या है, परिमेय संख्या, मान लेंगे, माना 4 + √3 एक परिमेय संख्या है, क्या मान लिए, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब हमने मान लिया 4 + √3 एक परिमेय संख्या है, तो लिखेंगे, इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए 4 + √3 बराबर पी बाई क्यू लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या माने पी बाई क्यू लिखेंगे जहां पी और क्यू, सॉरी जहां क्यू बराबर नॉट इक्वल टू 0 तथा पी और क्यू एक क्या है, सहाभाज्य संख्या। क्या लिखना है, पी और क्यू एक सहाभाज्य संख्या। जब सहाभाज्य संख्या हो गया तो अब क्या लिखेंगे, 4 + √3 क्या है, बराबर पी बाय क्यू, और जो 4 इधर है जो उस पार करेंगे क्या आएगा, 3√5 बराबर पी बाय क्यू, और जो 4 इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में 4 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, 3 किस में है, 3 है गुना में, बराबर उस साइड भेजेंगे किस में चल जाएगा, भाग में चल जाएगा। तो यह क्या बचेगा, √5 बराबर पी बटा क्यू, जो है यहाँ 3 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या है, गुना में है, क्या आएगा, भाग में आएगा, -4 आएगा, क्या आएगा, -4 आएगा। तो अगर आप अगर यहाँ पे लिखना चाहते हैं √5 को परिमेय संख्या है, पी बटे 3 क्यू -4 क्या है, परिमेय संख्या है, और हम जानते हैं कि परिमेय बराबर अपरिमेय संभव नहीं है, अतः दी गई संख्या क्या है, एक परिमेय संख्या है। ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप इसका एलसीएम लिख सकते हैं, क्योंकि पी और क्या है, एक पूर्णांक होता है, क्योंकि पूर्णांक है, अब पूर्णांक हम जानते हैं, पूर्णांक क्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है। आपका जैसे मन वैसे कर सकते हैं, या आप एलसीएम भी ले सकते हैं। चलिए एलसीएम ही ले लेते हैं। आप एलसीएम लीजिएगा, 3 क्यू आएगा एलसीएम, और क्या आएगा, पी ही आएगा माइनस, यहाँ क्या 4 × 12 क्यू आ जाएगा, कितना आ जाएगा, गुना के 12 क्यू आ जाएगा। अब लिखना है, क्या लिखना है, हम चूंकि हम रूट लिखेंगे, चूंकि √5 एक
अपरिमेय संख्या, क्या लिखना है? अपरिमेय संख्या, क्या लिखना है? अपरिमेय संख्या है तथा p माइनस 12 क्यूब बटे 3 क्यूब एक क्या है? एक परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या है। हम जानते हैं परिमेय, या हम जानते लिख सकते हैं या परिमेय संख्या है, इसलिए परिमेय बराबर अपरिमेय, या अपरिमेय बराबर परिमेय क्या होता है? संभव नहीं है। अपरिमेय बराबर परिमेय नहीं होता है। अपरिमेय बराबर परिमेय नहीं होता है। अतः दी गई संख्या, अतः 4 + 3√5 क्या है? 3√5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या है। प्रूव हो गया। यही बात लिखना है, आपको 2 नंबर इजीली मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यह क्वेश्चन बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछा जा चुका है कि सिद्ध करे 4 + √2 का होल स्क्वायर एक अपरिमेय संख्या है। बहुत बार नहीं, 2023 में या 2023 में और 24 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पहली बार यह क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला है। स्टूडेंट जो है, यह क्वेश्चन कभी मतलब एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन नहीं है, फिर भी जो बोर्ड है ऐसा क्वेश्चन देता है। तो आप लोग को डरना नहीं है, जो स्टेप बाय स्टेप अब मैं आपको बता रहा हूँ वैसे आपको करना है कि 4 + √2 का होल स्क्वायर एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें। इसे सिद्ध कर लीजिए, क्योंकि ऐसे नए पैटर्न पर ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे उम्मीद है कि 2000 मतलब जो आप दीजिएगा एग्जाम आने वाली 2025 या 26 में, आपसे भी क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले जो दिया रहता है अपरिमेय, उसको मान लेंगे अपरिमेय संख्या, लिखेंगे माना 4 + √2 का होल स्क्वायर, क्या है? एक होल स्क्वायर एक परिमेय संख्या। क्या है? एक परिमेय संख्या मान लिए। क्या मान लिए? परिमेय संख्या है। इसलिए क्या लिखेंगे? इसलिए 4 + √2 का होल स्क्वायर बराबर p/q लिख देंगे। लिखेंगे कि नहीं? और लिखेंगे जहां क्या नहीं होना चाहिए, जहां q बराबर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? q बराबर नहीं, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। उसके बाद लिखेंगे जो दिया गया है 4 + √2 का होल स्क्वायर है। इसको आपको a + b का होल स्क्वायर पर इसको फॉर्मूला को तोड़ना है। आप जानते होंगे a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab होता है। क्या होता है? 2ab होता है। इस फॉर्मूला पे हमको इसको ब्रेक डाउन करना है। सबसे पहले क्या करेंगे? a² मतलब इसको a मान लेंगे और इसको b मान लेंगे। मतलब a² मतलब 4 का स्क्वायर प्लस b² मतलब √2 का होल स्क्वायर प्लस 2ab। 2a मतलब 4 है, 4, b √2 है तो √2 दे दिए। उसके बाद लिखना क्या लिखना है? उसके बाद लिखना है 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 हो जाता है, प्लस स्क्वायर रूट क्या होता है? कट जाता है, 2 बच जाएगा, और गुना करना 4 दूना 8, 8 √2 आएगा, मतलब 8 √2 आ जाएगा। और देखिए ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, दोनों जोड़ दिए, 16 2 कितना होता है? 18 प्लस 8 √2। ये दोनों जुड़ाएगा नहीं, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। यहाँ लिखेंगे क्योंकि आप 9th क्लास में पढ़े होंगे कि अपरिमेय संख्या प्लस परिमेय संख्या का योग क्या होती है? हमेशा अपरिमेय ही संख्या होती है। इसलिए लिखेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि, लिखेंगे हम जानते हैं कि, लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या, क्योंकि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या, क्योंकि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का योग क्या होता है? योग मीन्स जोड़। परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का योग हमेशा क्या होता है? हमेशा अपरिमेय संख्या ही होती है। क्या होती है? हमेशा अपरिमेय ही संख्या, हमेशा अपरिमेय संख्या ही होती है। क्या होती है? अपरिमेय संख्या ही होती है। क्या होती है? अपरिमेय संख्या ही होती है। आप 9th क्लास में पढ़ेंगे परिमेय और अपरिमेय क्या होती है? हमेशा अपरिमेय ही होती है। अतः दी गई संख्या क्या है? अतः 4 + √2 का होल स्क्वायर एक क्या है? एक अपरिमेय संख्या। बहुत ईजी है, और सिर्फ आपको a + b का होल स्क्वायर याद रखना है, बस। उसके बाद आपको कुछ नहीं याद रखना है, सिर्फ तोड़ देना है और बाद में लिखना है। हम जानते हैं कि √18 एक अपरिमेय संख्या है और 8 √2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। पर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जोड़ क्या होती है? हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। अतः 4 + √2 का होल स्क्वायर क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने समझ गया होगा यहाँ तक।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो दो √2 - 3 का होल स्क्वायर एक परिमेय संख्या नहीं है, सिद्ध करे। यानी हमको वही घुरा के कह रहा है कि परिमेय संख्या है, ये क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या, ये क्या है, अपरिमेय संख्या, हमको सिद्ध करना है। इन्हें क्वेश्चन देख के डराना नहीं है, ये साफ साफ कह रहा है कि यह एक परिमेय संख्या नहीं है, यानी मतलब क्या है, एक अपरिमेय संख्या, हमको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले मान लेंगे, माना कि, सबसे पहले क्या मानते हैं, माना कि, मान लेना है, माना कि सिद्ध करने वाला कोई भी क्वेश्चन रहे तो आपको क्या करना है, मान लेना है, माना कि √2 - 3 का होल स्क्वायर क्या है, होल स्क्वायर एक परिमेय संख्या, क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या मान लिए तो इसलिए लिखेंगे √2 - 3 का होल स्क्वायर बराबर p/q, क्योंकि परिमेय संख्या होगा p/q होगा, होबे करेगा, जहां q क्या होना चाहिए, q बराबर नॉट इक्वल टू 0 तथा एवं क्या होगा, p तथा q क्या होगा, p तथा q एक सअभाज्य संख्या होगा, एक क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या है, क्या होना चाहिए, सअभाज्य संख्या है। और उसके बाद लिखेंगे √2 - 3 का होल स्क्वायर बराबर में, देखिए अब इसको किस में तोड़ना है, a - b का होल स्क्वायर पर। अगर आपको a - b का होल स्क्वायर आता है तो आपके लिए क्या है, क्वेश्चन भारी नहीं होना चाहिए। ये क्या होता है, a - b का होल, यहाँ माइनस होगा, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है, क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला होता है a - b का होल स्क्वायर। इसको याद करना है, याद रखने के बाद ये आपसे क्वेश्चन ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो मतलब इसको a मान लेना है, इसको b मान लेना है, मतलब a स्क्वायर मतलब √2 का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 3 का होल स्क्वायर माइनस 2, ये कितना है √2, अब b कितना है 3। तो इसको क्या करना है, स्क्वायर रूट क्या होता है, कट जाता है, 2 बचेगा, प्लस 3 का होल स्क्वायर 9 होता है, माइनस 3 दूना 6 √2 आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, 6 √2। इसको गुना करने के बाद आएगा, देखिए 9 2 कितना होता है, 9 2 11 माइनस 6 √2 लिखेंगे। 11 क्या लिखेंगे, 11 एक परिमेय संख्या है, एक क्या है, एक परिमेय संख्या लिखेंगे। 11 एक परिमेय संख्या है, बस यही तो करना है। उसके बाद लिखना 11 एक परिमेय संख्या है, 6 √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हम जानते हैं परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का अंतर यानी घटाव क्या होती है, हमेशा अपरिमेय संख्या होती है, बस प्रूव हो गया। आपको इजीली 2 नंबर मिल सकता है यहाँ पे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर क्या है, एक परिमेय संख्या है और क्या है, 6 √2 क्या है, अपरिमेय संख्या। लेकिन 11 एक परिमेय संख्या है तथा 6 √2 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या, क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या यहाँ पे लिखेंगे। चूंकि हम जानते हैं कि परिमेय तथा अपरिमेय, क्या अपरिमेय, तो कि हम जानते हैं कि तथा परिमेय यानी 11 परिमेय, अपरिमेय मीन्स 6 √2, अपरिमेय का अंतर मतलब घटाव क्या होती है, हमेशा एक अपरिमेय ही संख्या। चूंकि हम जानते हैं कि परिमेय तथा अपरिमेय का अंतर मतलब क्या होता है, घटा का अंतर, एक क्या होती है, एक अपरिमेय ही संख्या होती है, क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या ही होती है, संख्या ही होती है। अतः दी गई संख्या क्या है, एक परिमेय संख्या है, अतः दी गई संख्या क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। लिखेंगे अतः जो दिया √2 - 3 का होल स्क्वायर एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन हमारी तरफ से आप जब एग्जाम में जाइएगा तो इसे देख कर जाना है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हमें लगता है जरूर पूछेगा, क्योंकि नई पैटर्न पे मतलब पूछता है। एनसीईआरटी में ये नहीं दिया गया है और देखा जा रहा है कि 2023 और 24 में दोनों बार एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 24 में तो खास कर पूछा गया था और 2025 में कहीं ना पूछ दे, इसलिए आप इसे ध्यान रखना है। सिर्फ आपको a+b का फॉर्मूला तोड़ना है और a-b का फॉर्मूला तोड़ना है, बस बन जाएगा। लिखेंगे अगर क्या एक परिमेय संख्या और 6 √2 एक अपरिमेय संख्या। हम जानते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर क्या होती है, हमेशा अपरिमेय संख्या होती है, इसलिए अतः दी गई संख्या जो दी गई है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। उम्मीद करते होंगे आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 4/60 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। यह भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी है क्वेश्चन। सबसे पहले देखिए, जब भी आपसे पूछे कि कोई क्वेश्चन दशमलव प्रसार इसका कैसा है, तो सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले क्या करना, जो हर में दिया गया ऊपर वाला को अंश कहते हैं और नीचे वाला को क्या करते हैं, हर कहते हैं। हर में कितना दिया गया है, 60, तो हर का क्या करेंगे, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। हम क्या दिया गया है, 4/7 है, इसका हमको चेक करना है कि दशमलव प्रसार कैसा है, तो हमको ही चेक करना है दशमलव प्रसार कैसा है। तो सबसे पहले चेक करेंगे इसका दशमलव प्रसार कैसा है, तो लिखेंगे मतलब सबसे पहले इस 60 का क्या लेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 60 का अभाज्य गुणनखंड करने के बाद क्या होता है, करना है 60 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। जब 60 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा, 2 दाम लगेगा 30 और 2 दाम फिर 15, फिर 3 दाम में 3 बचे 15। इसके हर का अभाज्य गुणनखंड की, हर का अभाज्य गुणनखंड, हर में क्या आया, हर का पावर कितना है, इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुने 3 गुने 5 लिख सकते हैं कि नहीं। इसको लिख देंगे हर बराबर क्या लिखेंगे, 2, इसको लिख सकते हैं हर का कितना आया, 2 का 2 2 2 2 2 2 है, इसलिए लिखें 2 का स्क्वायर गुना 3 1 है 3 5 है तो 5 लिख दिए। तो जब भी आप पढ़े होंगे, जब दशमलव प्रसार हमको निकालना होता है तो हर का क्या करते हैं, हर का जो है अभाज्य गुणनखंड करके और देखते हैं इसके हर का जो है, इसके हर का रूप मतलब 2 पावर n और 5 पावर m के रूप का है कि नहीं। अगर 2 पावर n और 5 पावर m के रूप का नहीं है तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा, शांत नहीं होगा। लिखेंगे यहाँ कि हर का हर 2 पावर n गुना 2 पावर या 5 पावर m के रूप का नहीं है। क्या लिखेंगे, m के रूप का नहीं है। क्या है, m के रूप का नहीं है। अतः 4/60 है, या क्या होगा, इसका 4/7 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, दशमलव प्रसार क्या होगा, दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। अशांत क्या होगा, शांत नहीं होगा। क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। किसे चेक किया, अगर हर का मतलब जो 4/60 है, अगर इसका एलसीएम लेने के बाद हमको ऐसा आता है 4/2 पावर n गुणे 5 पावर सिर्फ m आता, तभी क्या होता, तब यह शांत होता है। क्या होता है, ये तब शांत होता है। जब इसका एलसीएम लिए तो हमको बीच में क्या आ गया, 3 भी आ गया। क्या आ गया, 3, इसलिए इसका मतलब 3 आ गया। तो इस रूप में नहीं हो पाया क्योंकि हमको या सिर्फ 2 आना चाहिए या तो सिर्फ 5 आना चाहिए। यहाँ 3 भी आ गया, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत नहीं है, अशांत है। क्या है, अशांत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 148 और 185 का मौसा निकाले। बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए इसको सिर्फ रिवीजन के तौर पर लीजिए और कैसे एग्जाम में हमको लिखना है उस तरीके से इसको बनाना है। क्या कह रहा है, किसका, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके। सर्च में लिखेंगे जो दिया रहता है उसको लिख लेंगे, किसका प्रयोग लिखेंगे। ए बराबर क्या दिया गया, जो सबसे बड़ा संख्या रहता है उसको क्या मानते हैं, ए मानते हैं। क्या मानते हैं, ए। या ये नहीं माने, सीधे लिख देना है कि 148 है तो 148 लिख देंगे, जो बड़ा संख्या उसको बीच में लिख देंगे। क्या लिखें, बीच में लिख देंगे। नहीं तो आपका मन है तो ए बराबर यहाँ लिख दिए, जो सबसे बड़ा संख्या कौन है, सबसे बड़ा संख्या। अगर नहीं लिखना ए बराबर तो नहीं भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो आपको यूक्लिड विभाजन हमको भाग देना है तो भाग देकर चेक कर दीजिए। अगर x लगाएंगे, x लग जाएगा 200 मतलब 200 कितना आ जाएगा, 18 मतलब बेसी आ जाएगा, 298 चला जाएगा, तो इसलिए 2 नहीं 21 लगाएंगे, 148 लगाएंगे, कितना बचेगा, 15 में 8 गया 7 बचा और 7 में 3 गया 4 गया 3 बचा, कट गया। फिर लगाएंगे 148, फिर लगाएंगे, कितना दाम लगेगा, 7 बचे 35। उसके बाद देखते हैं, इसको लगाइए, गुना करते हैं 37 से 6 दाम गुना करते हैं, 42 2 की 4, 6 18, 18 4 22, बहुत आ गया। अगर 3 से गुना करते हैं या 4 से गुना करते हैं, 37 गुना 4 करते हैं, 7 को 28 का मक्की 2, 4 12 13 14, 148। 4 दाम क्या होता, 4 दाम में लग जाता है, तो 148 4 दाम लग गया। यानी एचसीएफ इसका कितना आया, यहाँ लिखेंगे एचसीएफ बराबर लिखेंगे 37 का क्या आ गया, एचसीएफ आ गया। क्या आ गया, एचसीएफ। तो ऐसे सिर्फ एचसीएफ नहीं लिखना है। क्या लिखना है, ऐसे सिर्फ एचसीएफ नहीं लिखना है। ऐसे एचसीएफ लिखा आपको एक ही नंबर देगा, 2 नंबर नहीं देगा। इसलिए सबसे पहले क्या लिखना है,
चरण लिखना है। क्या लिखना है? चरण। चरण लिखना है चरण में क्या लिखना है? जो सबसे बड़ी संख्या 185 है तो 185 बराबर पहले चरण लिख देंगे और लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये लिखना है। और जो चरण जो सबसे बड़ी संख्या 85 उसको लिखना है 85। अब जैसे गुना करते हैं 185 पुराने के लिए क्या करते हैं? इतना गुना करते हैं तो लिखना है 148 गुना 1 प्लस शेषफल कितना है? 37। ये पहला चरण होगा। क्या है? चरण नंबर 1 हो गया। और चरण नंबर 2 में लिखेंगे 148 बराबर लिखेंगे एक तो 148 बराबर क्या लिखेंगे? 37 गुना 4, 37 गुना 4 प्लस क्या है? 0। क्या है? 0। 0 तक आनेंगे। आप देखना अब एचसीएफ क्या, अब एचसीएफ बराबर क्या लिखेंगे? 37 लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे? एचसीएफ बराबर 37। तब आपको 2 में से 2 मार्क्स देगा। इन्हें की सिर्फ निकाल लिया एचसीएफ, लिख दे 37। ऐसा नहीं करना है। सबसे इंपॉर्टेंट हो गया चरण हो गया। क्या रहेगा? हो गया चरण। तब पता चलेगा कि हाँ इक्वल डिवाइड इसी को कहते हैं कि 185 पुराने में आप जैसे बच्चा में करते होंगे 148 गुना कर ये दोनों गुना करते हैं और जो शेषफल क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। उसी तरीके से हमको यहाँ लिखना होगा। और एचसीएफ जो यहाँ आता है उसी को एचसीएफ कहते हैं। लिख देना एचसीएफ बराबर क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे एचसीएफ बराबर क्या लिखेंगे? 37 लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे? 37। आपको फुल में से फुल मार्क्स दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है? 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि दो संख्याओं, क्या कह रहा है? दो संख्याओं का 918 है। क्या कह रहा है? 918 उनका गुणनफल 30 है तो लॉसो निकालने। बहुत इजी क्वेश्चन है। लॉसो निकालने वाला फॉर्मूला क्या होता है? देखिए लॉसो वाला के हमको जो क्वेश्चन में कह रहा था कि 900 कितना दिया गया है? 18 दिया गया है और गुणनफल दिया गया है 12,960 और तो हम एलसीएम निकालना है। ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी किए थे। तो एलसीएम बराबर क्या होता है? जो बड़ा संख्या दिया रहता है उसको ऊपर में लिखिए अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो, और जो छोटा संख्या दिया रहा है 18 इसको क्या लिखिए? नीचे में लिखिए। अब इसको काट दीजिए। अब इसको भाग देना है 18 में किससे भाग देना है? 12,960 में भाग दीजिएगा तो कितना दाम मिलेगा? 18 नमा कितना होता है? 18 से जब भाग दीजिएगा तो 7 दाम लगेगा। 7 दाम 126 आता है तो 126 9 में 6 कटेगा 3 बचेगा। ये सब कट जाएगा तो कितना आया? 36। 18 9 36 2 दाम 36 पूरा कट जाएगा। अब क्या उतारेंगे? 0 नहीं लगेगा तो क्या देंगे? 0 कितना आएगा? 720। इसका एलसीएम कितना आएगा? दो संख्याओं का जो एलसीएम एलसीएम या एलसीएम होना चाहिए। क्या होगा? एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम बराबर कितना आया? 720 इसका एलसीएम चला है। यही क्वेश्चन 2 नंबर में आपसे पूछा जाएगा। आपको इजीली 2 नंबर मिल जाएगा इसे अगर बना दीजिएगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। करा 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? क्या कर अभाज्य गुणनखंड द्वारा क्या कर लॉसो तथा मौसो निकालना है। किसका? 1 नंबर करा 8 9 25 का और 2 96 404 का और सिर्फ 3 नंबर करा है सिर्फ 200 का सिर्फ अभाज्य गुणनखंड करे। इसका मौसो लॉसो निकालना है, सिर्फ अभाज्य गुणनखंड करना है। चलिए इसको पहले निकालते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 8 9 5 का 8 9 25 का क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड द्वारा क्या करना है? एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले क्या करना? 8 का आपको 8 का एलसीएम ले लेना। 8 का 2 दाम लगेगा 4, फिर 2 दाम लगेगा 2। इसका 8 बराबर आपके लिखिएगा 2 का क्यू लिख सकते हैं। अब 9 का निकालेगा तो 9 का 3 3 या 9 अगर मतलब 9 हम क्या लिख सकते? 9 हम क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और 25 का आप लीजिएगा एलसीएम तो 5 आएगा। अगर मतलब 25 का हम क्या लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए ये दोनों में कोई कॉमन नहीं मिल रहा है। हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं? एचसीएफ बराबर जो मतलब तीनों में कॉमन मिल लो, तीनों में कॉमन मिलता हो। इस तरह में तीनों में कोई कॉमन नहीं मिलता है। जब कोई कॉमन ना मिलता हो तो इसका एचसीएफ कितना आता है? 1 आता है। कितना आता है? 1 आता है। और एलसीएम बराबर क्या होता है? एलसीएम बराबर क्या लिखेंगे? जो एलसीएम सब चलाएगा, मतलब 2 पावर 3 भी चलाएगा, गुना 3 पावर 2 भी चलाएगा और 5 पावर 2 भी चलाएगा। अगर आपको इस तरीके से एलसीएम नहीं निकालना आता है तो आप 8 9 25 का अलग में ले लीजिए। 8 9 और 25 अलग में एलसीएम ले लीजिए। तो नहीं किसी से भी नहीं लगेगा तो आप इसको गुना कर दीजिएगा। गुना करने के बाद कितना आएगा? जितना यहाँ पे आंसर आएगा उसी तरीके से आप यहाँ गुना कर दीजिएगा तो आपका भी आंसर कितना आएगा? उतना ही आएगा। गुना कीजिए 9 8 72 गुना जब 25 कीजिएगा देखते कितना आता है। 15 10 बाकी 1 7 5 35 35 1 36 2 दूना 4 7 9 14 0 0 14 10 बाकी 1 4 3 7 1 8 मतलब कितना आया? 1800। इसका क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1800 एलसीएम। एचसीएफ भी 1 निकल गया, एलसीएम भी एचसीएफ हमको कितना निकल गया? एचसीएफ 1 और एलसीएम 1800 निकल गया। अब अगले क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 96 404 का 96 और 404
4 का करा क्या हमको मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या कर लॉसवा तथा मौसवा निकालना, यानी एलसीएम तथा एचसीएफ निकालने का रहा। सबसे पहले 96 का एलसीएम लेंगे, 96 का एलसीएम लेंगे कितना था 4 दूना 8, 8 दूना 16 48, फिर दो दाम में 2 4 24, फिर दो दाम में 12, फिर दो दाम में 6, फिर दो दाम में 3। इसका मतलब हम क्या लिख सकेंगे 96 बराबर हम क्या लिखेंगे 96 बराबर लिखेंगे 2 गिन लीजिए 1 2 3 4 5, यानी 2 पावर 5 गुना 3 लिख सकते हैं। अब 404 कैल्शियम लीजिएगा तो 2 से लगेगा 2 0 2, फिर 2 से लगेगा 1 0 1, आप कितना बन लेगा। अब शायद लगे अगर लगाते हैं 9 से लगाते हैं नहीं लगेगा, 7 से लगाना है, 7 से लगाइए, 7 इकाई 7 3 तो पर भी नहीं लगेगा। अगर देखते हैं ये शायद नहीं लगेगा, इसको लिखेंगे 404 बराबर क्या लिखेंगे 2 पावर 2 गुने 101 लिखेंगे, ये शायद नहीं लगेगा। तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा जो दोनों में मिलता है, देखिए दोनों में 2 2 मिलता है, 2 ले लिए, और एचसीएफ में क्या करते हैं छोटा घात लेते हैं, 2 लेंगे क्या लेंगे 2 लेंगे, तो सिर्फ क्या आएगा एचसीएफ कितना आ जाएगा इसका 4, इसका एचसीएफ आ जाएगा। एलसीएम के लिए आपको क्या बताया, एलसीएम के लिए आप दोनों के एलसीएम ले सकते हैं 96 और 104 का बगल में ऐसे भी एलसीएम ले सकते हैं, 96 104 कैल्शियम लीजिएगा 2 ये, या फिर इसी में चुन लीजिए कि देखिए दोनों में से मिल रहा है 2 कॉमन ले लिए, जो एलसीएम में सबसे बड़का घात लेते हैं, क्या लेते हैं बड़का घात 5 ले लिए, गुना 3 नहीं मिला 3 भी ले लिए, 101 भी नहीं मिला तो 101 भी ले लिए। एलसीएम लीजिए 2 पावर 5 लिया कितना आएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32, कितना आता है 32, 32 तिया 3 दूना 6 3 तिया 9 96, 96 जब गुना 101 कीजिएगा 96 गुना 101 गुना 96 कीजिएगा, 101 गुना 96 कितना आएगा 6 0 6 9 0 9, मतलब 6 9 6 9, मतलब 9696। इसका क्या एलसीएम कितना आएगा 9600, इतना आएगा क्या आएगा इसका एलसीएम चला आएगा, यही आंसर हो गया। एचसीएफ निकला कितना 4, एलसीएम निकला 9696, इसका एलसीएम निकला। आप सिर्फ लास्ट क्वेश्चन बचा है, लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ, लास्ट क्वेश्चन क्या करा 3 नंबर सिर्फ करा 200 का सिर्फ अभाज्य गुणनखंड करे, क्या करिए अभाज्य गुणनखंड करे। लास्ट क्वेश्चन करा सिर्फ 3 नंबर क्वेश्चन जो करा है 200 क्या करना है सिर्फ अभाज्य गुणनखंड करना है, तो अभाज्य गुणनखंड कर देना है 2 100 दाम लगेगा, फिर 2 50 दाम, फिर 2 कितना 25, फिर 2 सॉरी 5 25 25, यानी मतलब 200 की लिख सकते हैं 2 पावर कितना 1 2 3, 2 पावर 3 गुना 5 पावर कितना देंगे 2, बस यही हो गया क्या अभाज्य गुणनखंड हो गया। बस क्वेश्चन क्या होगा बंद हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने मतलब पूरा देख लिए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो आएगी बहुपद के ऊपर।